ये मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अच्छा, बस मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं। ओके, हो रही है, परफेक्ट। कोई भी इशू आ गया बेशक माइक ओपन कर लीजिएगा क्योंकि मैंने हैंड फ्रीज लगाए हुए हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ वस्लिह ली शानी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ता ऐन। प्रीव्यू डिस्कस करते हैं। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये एडिक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है, ये क्विट क्यों नहीं कर पाते हम लोग। तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह हमारा ब्रेन एडिक्टेड होता है, हम लोग नहीं एडिक्टेड होते, समटाइम्स हम नहीं भी करना चाह रहे होते फिर भी मजबूरन कर देते हैं। और डोपामीन को डिस्कस किया था कि डोपामीन किस तरह ट्रिक्स प्ले करता है, किस तरह डोपामीन रिलीज हो जाता है। फिर हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं रहता, मजबूरन हमें एक्शन करना पड़ता है और हमें प्लेयर लेना पड़ता है। समटाइम्स प्लेयर भी नहीं फील होता, लेकिन क्योंकि डोपामीन रिलीज़ हुआ हुआ होता है जो मोटिवेशन इंडिकेटर है, तो डोपामीन की वजह से हम एडिक्टेड हो जाते हैं। और फिर हम इसको ज़िंदगी का मकसद ही बना लेते हैं कि यार इसके बिना तो, एडिक्शन के बिना तो रह नहीं पाएंगे, एनजाइटी आएगी, कोई क्यों ना इसको साथ ही लेकर चलें, एटलीस्ट एनजाइटी तो ना आए। तो आज जो हमारा हाफ ये बुक है डोपामिनेशन, जो टॉपिक रह गया है हाफ, वो ये है कि हाउ टू क्विट एडिक्शन। एडिक्शन क्विट हो पाती भी है या नहीं, कितना मुश्किल होता है एडिक्शन को क्विट करना। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। सबसे जो सिंपलेस्ट मॉडल है एडिक्शन को क्विट करने के लिए, वो ये आपके सामने विजिबल है, इसको डोपामीन फास्टिंग बोलते हैं। अब ये बहुत सिंपल मॉडल है, इसको हर बंदे ने ही फॉलो करना है जिसने एडिक्शन को क्विट कर रहा है। प्रॉब्लम ये आती है जब वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करता है ना इस मॉडल की अपनी लाइफ में, तो हर एक स्टेप में उसको बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो दोबारा रिलैप्स करता है, यानी वो दोबारा एडिक्शन करता है। तो मैं उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करूंगा कि ड्यूरिंग दिस मॉडल क्या क्या वो स्टेप्स हैं कि जहाँ पे हमें खतरा होता है दोबारा रिलैप्स करने का, दोबारा एडिक्शन स्टार्ट करने का। तो बजाय पूरा मॉडल को ख़त्म करने का, हम उस जहाँ पे हम फिसले हैं, जिस स्टेप पे फिसले हैं, उस स्टेप पे हम एक और छोटा सा मॉडल ऐड कर देंगे ताकि हमारी पुरानी मेहनत ज़ाया ना हो। तो पहले इस जेनेरिक फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर छोटे छोटे फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे, एक बहुत बड़ा वेपन बना के उस वेपन को मॉडिफाई करके वी विल फाइट अगेंस्ट एडिक्शन इंशाल्लाह। वेपन हम इतना अच्छा बनाएंगे मॉडल्स को कंबाइन करके कि एडिक्शन को हम इजीली मात दे सकें। पहले ये जेनेरिक मॉडल डिस्कस करते हैं। इसको डोपामीन फास्टिंग बोलते हैं इस मॉडल को। तो जो पहला स्टेप है इस मॉडल में, सिंपलेस्ट मॉडल में, वो है डाटा। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्या चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है। अगर उनकी लाइफ में कोई एडिक्शन है तो वो जानते ही नहीं है। तो अब डाटा का मुराद ये है कि आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, एक दो दिन उसको छोड़ कर देखें। अगर उसको छोड़ने की वजह से आपको इरिटेशन और स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब है यू आर एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये जो डाटा है, ये इनविजिबल को विजिबल कर देता है। जिस चीज़ से आप रोशनास नहीं थे, जिस एडिक्शन से आप रोशनास नहीं थे, अगर उसका डाटा राइट डाउन ऑन द पेपर करें या मुंह से बोलें तो आपको समझ आएगी, अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है जो मुझे बॉदर कर रही है और मैं इसको कितना यूज़ करूँ और कब कब यूज़ करूँ। तो उस तरह सेवेरेनिटी का पता चल जाएगा कि ये एडिक्शन कितना ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है आपकी लाइफ के ऊपर। तो एडिक्शन का डाटा आपने लेना है अपनी लाइफ में, कब कब कितना यूज़ करते हैं और कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। क्योंकि ब्रेन आपको कहता है कि क्या नहीं, मैं ये चीज़ इतना यूज़ नहीं करता, अब मैं कंट्रोल में हूँ, कोई मसला नहीं है, आप अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करो। जैसे आई वॉज एडिक्ट विद स्मोकिंग, तो जब मैं स्मोकिंग करता तो मुझे लगता था हाँ बस एक दो पीता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको ट्राई किया कि आई एम एडिक्टेड विद स्मोकिंग, आई एडिक्टेड विद द वीलो, विद द वेप, और हाउ मच और हाउ ऑफन मैं यूज़ करता हूँ, तो मुझे समझ आई यार यही तो बर्बादी की वजह बन गई। मतलब मैंने डाटा लिया अपनी एडिक्शन का। जब आप डाटा लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि अच्छा मैं इस चीज़ से एडिक्ट हूँ, बड़ा ख़तरनाक एडिक्ट हूँ। फिर आपने सेकंड स्टेप में ये जानना है कि जिस चीज़ से मैं एडिक्ट हूँ उसकी रीज़न क्या है, वो मैं एडिक्शन करता क्यों। अगर मैं स्मोकिंग करता हूँ, साइबर इनफिडेलिटी करता हूँ, अडल्ट्री देखता हूँ, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करता हूँ, या कुछ भी आप एडिक्शन के लिए, शुगर खाता हूँ, फास्ट फूड है, गेमलिंग गेमिंग और गैमलिंग है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मैं करता क्यों, रीज़न क्या है। प्लेजर लेने के लिए करता हूँ या पेन के लिए करता हूँ। लोग स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी को भगाने के लिए, स्केप फ्रॉम रियलिटी। बहुत बड़े लोग स्केप फ्रॉम रियलिटी के लिए एडिक्शन करते हैं। तो और कुछ लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उन चाइल्डहुड ट्रॉमा को दूर भगाने के लिए उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्मोकिंग करें या खाना खाएं या कुछ भी करें जिससे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा
दब जाए। जब भी चाइल्ड ट्रॉमा आता है तो दोबारा एडिक्शन की तरह रिलैप्स करता है। ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर आप एडिक्शन क्विट करने की कोशिश करोगे तो आप ऐसी है कि तीर जो है ना इसी तरह फेंकते रहोगे, कमान में नहीं लगेगा, और आप कंफ्यूज रहोगे और दोबारा दोबारा एडिक्शन को रिलैप्स करोगे, दोबारा मतलब छोड़ोगे लेकिन कुछ, क्योंकि आपका वो ट्रैक सीधा नहीं होगा, दोबारा आप एडिक्शन के ऊपर वापस चले जाओगे। ऑब्जेक्टिव फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार बड़ा डीप डाउन साइकोलॉजिकल इशू होता है जिसको आप हाईलाइट नहीं करते आप अपने ऑब्जेक्टिव में, कि मैं इस वजह से एडिक्शन कर रहा हूँ। एग्जैक्ट उस जड़ पे पहुंचे कि जिस वजह से आप एडिक्शन करते हैं। ये बड़े मज़े का ट्री है। देखिए, ये रूट्स हैं। बचपन में फॉर एग्जांपल किसी का अब्यूज़ हुआ हुआ होता है, किसी का फेयर, कोई एंगर, कोई निगलेक्ट, शेम, ट्रॉमा, लोनलीनेस, ये रूट है। और इस रूट की वजह से दरख्त बड़ा होता है और उसकी शाखें निकलती हैं, वो शाखें एडिक्शन है। मतलब इन रूट की वजह से, रूट्स आपके बचपन का ट्रॉमा भी हो सकता है या ड्यूरिंग द मिडल एज भी ट्रॉमा हो सकता है जिस वजह से आप ये एडिक्शंस करते हैं। अब फूड से आप एडिक्टेड हैं तो फूड से आप रूट डाउन करेंगे, रूट कॉज क्या है तो आपको समझ आ जाएगी जब आप ट्रैक डाउन करेंगे। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फाउंड करें। कुछ लोग अडल्ट्री और बहुत देखते हैं, उसकी भी रीज़न हो सकती है वो क्यों देखते हैं। गेमिंग और गैमलिंग कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसकी भी रीज़न हो सकती है। हर एक एडिक्शन की रीज़न है, ऑब्जेक्टिव है, वाई डू यू डू इट। बस आपने वो ट्रैक करना है, उसको जड़ से पकड़ना है, राइट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज पी फॉर प्रॉब्लम। वेल, क्योंकि हम सब लोग यंग एज में हैं, 20 से 30 एज है हमारी, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इस एज में आप किसी को बोलेंगे ना कि यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एडिक्शन से, वो बोलेगा नहीं सब चिल है, नॉर्मल है, मुझे तो escape फ्रॉम रियलिटी मिल रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल, क्योंकि आई हैव बीन स्मोकिंग सिंस लास्ट, आई डोंट स्मोक नाउ, बट मैंने 6 साल स्मोकिंग किया लेकिन मेरे ऊपर कोई मेजर इंपैक्ट्स नहीं आए, हेल्थ इश्यूज नहीं आए, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि यार मुझे क्विट करना चाहिए। सेम जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, शुगर खाते हैं, गेमिंग गैबलिंग करते हैं, राइट नाउ दे वोंट फील the weight in their life, the emotional weight या the problem in their life. But in the middle age एकदम से आप you will be repaid of whatever you were doing in your past. मिडिल एज में जब आप जाएंगे ना तो सारे जवाबात आपको मिल जाएंगे, वाया इमोशनली, वाया मॉरली, फिजिकली। बहुत सारे लोग जो साइबर इनफिडिलिटी का शिकार होते हैं राइट नाउ, तो वो escape फ्रॉम रियलिटी करते हैं, मतलब जो अपोजिट जेंडर से बात करते हैं, बट आफ्टर व्हेन दे गेट मैरिड तो वो डोपामिन रिलीज नहीं होता जो एक अपनी शादीशुदा औरत से या शादीशुदा मर्द से रिलीज होना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन और डोपामिन सारा रिलीज कर चुके होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बाद में आती हैं। राइट नाउ हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं होती, इसलिए हम एडिक्शन क्विट नहीं कर पाते। सही है, तो हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना राइट नाउ बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशनल वेटेज अपने ऊपर डालेंगे ना, ये समझ के कि यार मिडिल एज में बड़े बुरे क्राइसिस आने वाले हैं, मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा। आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि 10 साल बाद भी आप एडिक्शन करना चाहते हैं, 10 साल बाद भी स्मोकिंग करना चाहते हैं, मतलब जब 40 साल के हो गए तभी शुगर कंटेन करते रहोगे, कभी गेमिंग गैमलिंग करते रहोगे। अगर आपको डर लगता है फ़ौरन, तो उसी टाइम वही एक ट्रिगर बना लो अपने आप का कि मैंने यार आज से एडिक्शन क्विट कर। बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। जो यंग बच्चे होते हैं दे आर नॉट सिक एंड टाइड, बट जो मिडिल एज से आप पूछें जो बचपन में स्मोकिंग का शिकार हो जाते हैं, दे आर सिक एंड टाइड ऑफ बीइंग सिक एंड टाइड। ठीक है, तो इमोशनल वेटेज अपने ऊपर डालें जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो। देखो, हर बंदे का ना प्रॉब्लम होता है एडिक्शन से। किसी का मॉरल प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है। ये 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मूड स्विंग, सेल्फ हेट, ओवर थिंकिंग, होपलेसनेस, डिप्रेशन, एनजाइटी। ठीक है, वैसे तो सोशल मीडिया यूज़ करने में और निकोटीन को यूज़ करने में और पोर्नोग्राफी को देखने में तो प्रॉब्लम्स आती ही आते हैं। अगर वो प्रॉब्लम इमोशनल वेटेज डालें वेल एंड गुड, नहीं डाले तो ज़बरदस्ती डलवाएं एंड नेक्स्ट स्टेप पे आप उसको एडिक्शन को क्विट करने की कोशिश करें। ये बहुत ही मुश्किल स्टेप है, और जितना मुश्किल है उतना ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ए फॉर एब्सटिनेंस, परहेज करना। यानी आपने प्लान कर लिया, नाउ यू हैव टू क्विट एडिक्शन, किसी भी किस्म की हो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने नफ्स के साथ याद करना। आप 10 10 साल से लोग एडिक्ट होते हैं मोबाइल फ़ोन्स के, शुगर के, गेमिंग गैबलिंग, निकोटीन के, अडल्ट्री के, कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। तो एब्सटिनेंस का मतलब होता है परहेज। बस आपने प्लान करना है कि मैंने परहेज शुरू कर देनी है, लेकिन शुरू करने से पहले आपने अपने आप को 2 बातें बतानी है। पहली बात, इंशाल्लाह 30 से 40 डेज में आपको अपनी लाइफ वापस मिल जाएगी। आपको वो यूनिक गिफ्ट जो अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया है, हेल्दी हेल्दी ब्रेन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोचें जो नहीं आती हैं एडिक्शन में, वो आपको इंशाल्लाह वापस मिल जाएंगी 30 से 40 डेज। जो आपकी इरिटेशन है, जो आपका स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो एडिक्शन क्रिएट कर रहा है, इंशाल्लाह 30 से 40 डेज में आपको वो वापस मिल जाएगा। एक बात, आपको गिफ्ट वापस मिल जाएगा। सेकंड, पहले 2 दिनों से लेकर पहले 2 हफ्तों तक
आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और रेज आपको बेयर करना पड़ेगा। एक्सट्रीम एंड अनबेरेबल स्ट्रेस, एंजाइटी आपको बेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आप रेडी हो जाएं। ठीक है, ये दो बातें आपने अपने आपको बतानी है। तो 1 महीना लगेगा, आपका जो प्लेयर और पेन बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो वापस अपनी जगह पे आएगा। टाइम ऑफ एब्सटिनेंस 30 से 40 दिन है, लेकिन ये वैरी करते हैं ड्रग टू ड्रग। जितना पोटेंट, जितना स्ट्रेंथफुल ड्रग होगा उसको उतना टाइम लगेगा, पर मैक्सिमम 40 से 45 डेज तक हर एक एडिक्शन अपनी जगह पे वापस आ सकती है। एब्सटिनेंस में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप एब्सटिनेंस कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एडिक्टेड विद स्मोकिंग, तो मैंने एब्सटिनेंस शुरू की और मैं बड़ा खुश हो गया कि यार मैंने ना सिगरेट छोड़ दी, मुझे इतना टाइम हो गया सिगरेट छोड़ते हुए, और मैं वीलो पर आ गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उससे मुझे बोला यार आप दोबारा एक काम करो, सिगरेट भी आ जाओ, सिगरेट बेहतर है वीलो से। कहता है जो आप वीलो ट्राई कर रहे हो इट इज़ मोर डेंजरस दैन द सिगरेट इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि दोनों में निकोटीन होती है। तो मैंने सिगरेट छोड़ी नहीं, मैं सिगरेट से ज़्यादा पोटेंट ड्रग ले लिया एज एन अल्टरनेटिव, जिसकी वजह से सिगरेट छूट गई, बट वो फ़ायदा ही कोई नहीं है एब्सटिनेंस का। तो इसको हम क्रॉस एडिक्शन या अल्टरनेटिव एडिक्शन बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं करनी। पेन एम्ब्रेस करना है भाई, सिंपल बात। 1 महीने से 40 दिन तक आपने पेन एम्ब्रेस करना है। और क्योंकि आपने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, सब चीज़ें क्लियर हैं, सब चीज़ें आपने नोट डाउन किए हुए हैं, इसलिए एब्सटिनेंस आसान हो जाएगी क्योंकि आपने डाटा लिया हुआ है अपना। बस एक बात याद रखिएगा कि अगर इससे बेहतरी नहीं होती है एब्सटिनेंस, स्टिल ये यूजफुल डाटा है, इसका मतलब है कुछ और गड़बड़ है, बहुत ही डीप डाउन साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जिस वजह से आपकी एडिक्शन कम नहीं हो रही। बट इंशाल्लाह आई होप के एज सच कोई चीज़ ना हो, और एब्सटिनेंस से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो ही जाता है। अगर कोई और डीप डाउन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वो वाली एडिक्शन तो ख़त्म हो गई है ना 30 से 40 दिन में। तो ये बहुत क्रूशल स्टेप है और बहुत मुश्किल स्टेप है। अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना सबसे मुश्किल काम है, राइट। माइंडफुल को डिस्कस करते हैं, एंड देन आफ्टर 30 to 40 days फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, जब आपको सूरज की रोशनी, वाकई सूरज की रोशनी लगेगी आपके हाथों के ऊपर, जब सूरज की रोशनी वापस लगेगी, तो आपको जो ओरिजिनल टेस्ट वापस आएगा जब बिफोर एडिक्शन आता था, इट वुड बी अ मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। चाहे वो शुगर छोड़ कर आए, चाहे वो शुगर से एडिक्टेड थे आप उससे बच कर आए, चाहे गेमिंग और गैबलिंग से, आपको अपनी ज़िंदगी वापस मिलती है। अब आपको तब समझ आती है कि यार हाउ इट रोइंग मी। जो एडिक्शन में यूज़ करा था टू escape फ्रॉम एनजाइटी, जो मुझे लगता था जो क्योर है, अब मुझे आफ्टर क्विटिंग इट लग रहा है कि यही एडिक्शन रीजन थी मेरी एनजाइटी। लेकिन ये वाली सारी इंसाइट, ये सारी वाली इंफॉर्मेशन आपको ड्यूरिंग द एडिक्शन कभी नहीं मिलती। ड्यूरिंग द एडिक्शन तो आप सोच भी नहीं सकते कि यार मैं छोड़ने का कभी प्लान कर भी सकता हूँ, ठीक है। आफ्टर द इंसाइट इट फील्स लाइक नाउ यू आर आउट ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है, बट ड्यूरिंग द एडिक्शन यू फील लाइक यू आर इन द स्टॉर्म, यू कांट कंट्रोल इट। इनसाइट मैं चाहूंगा वो सारे लोग जो बुरी तरह एडिक्टेड हैं वो जरा इनसाइट्स तक आएं और फील करें दोबारा जिंदगी को, कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एब्सटिनेंस से गुजरना पड़ेगा, जो बड़ा एक टफ स्टेप है, ठीक है। एस्केप फ्रॉम नेगेटिव फीलिंग्स और नो फीलिंग्स। हाँ, नो फीलिंग ये होती है कि कोई भी, ये ज़्यादा डेंजरस होती है नो फीलिंग, कोई भी फीलिंग नहीं आ रही यार, मतलब टेस्ट ही नहीं आ रहा। उन सब चीज़ों से निकल कर बाहर आना काफ़ी मुश्किल है, और ये बहुत अच्छा स्टेप होता है। आई स्टैंड फॉर इनसाइट्स, यहाँ पर वो अपनी लाइफ तकरीबन वापस मिलती है। एन स्टैंड्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अगेन ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी स्टेप है। जो लोग 1 महीने से 40 दिन तक एब्सटिनेंस करते हैं, परहेज करते हैं, अगर साइकाइट्रिस्ट उनसे पूछे ना कि यार आप वापस जाना चाहोगे, तो वो ये बोलते हैं कि यार वो जो क्रिएटिव फीलिंग मुझे आती थी ना स्मोकिंग करके और शुगर खा के और गेमिंग और गैबलिंग करके, जो औरतों से बातें करके, जो औरतों को देख के, और जो भी एडिक्शन है उससे जो मुझे क्रिएटिव फीलिंग मिलती थी ना, और वो जो मुझे एस्केप फ्रॉम रियलिटी मिलता था ना, वो एस्केप फ्रॉम रियलिटी मुझे बहुत वो क्रेव कर रहा है यार, मैं वो दोबारा वापस जाना तो चाहता हूँ, ठीक है। और ये जो स्टेप है ये इतना मुश्किल क्यों होता है, ठीक है। ये पहले जब आपने एडिक्शन की थी तो आपको बड़ी क्रेविंग मिलती थी, ये डोपामीन ऊपर जा रहा था, प्लेयर ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब आपने बहुत ऊपर चला गया, यानी बहुत एक्सट्रीम प्लेयर ले ली, अब आपने एडिक्शन क्विट कर दी। जब एडिक्शन क्विट की तो आपका जो डोपामीन है, यानी जो क्रेविंग है, जो डिज़ायर है, वो कम हो रही है, ठीक है। ये बेस लाइन है, बेस लाइन पार आके रोकेगे नहीं, नीचे चली जाएगी। यानी इसका ये मतलब है अब आपका जो मोटिवेशन है, डिज़ायर है, कम हो रही है टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। ये डोपामीन का ग्राफ है, ठीक है। ये जैसे ही कम जा रहा है तो इसका मतलब है डिज़ायर कम हो रही है, मोटिवेशन, क्रेविंग, ज़िंदगी को जीने की तमन्ना भी कम हो रही है, क्योंकि डोपामीन इज़
केमिकल ऑफ डिज़ायर एंड मोटिवेशन। अब यहाँ पे आ गया हो। अब यहाँ पे ये ग्राफ घिरा क्यों है? क्योंकि आपने एडिक्शन क्विट की हुई है। आप स्मोकिंग से एडिक्ट थे, अब आपको प्लेयर नहीं मिल रहा। अब जब यहाँ पर जाओगे ना तो क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ब्रेन बोलेगा यार एक और सिगरेट पियो ना, दोबारा शुगर खाओ ना, कि हेल्दी फील करो, नॉर्मल फील करो। ब्रेन ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम प्लेजर फील करो, ब्रेन कह रहा है बस नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए यार एक स्मोकिंग तो बंदा है यार। इसको डोपामीन डेफिसिट स्टेट बोलते हैं, ठीक है, विड्रॉल स्टेट बोलते हैं। ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। तो आपको मजबूरन स्मोकिंग, सिगरेट, अल्कोहल, शुगर, निकोटीन, पोर्नोग्राफी देखनी पड़ती है ताकि आप नॉर्मल फील कर सकें, ना कि एक्साइटमेंट फील कर सकें, राइट। इसलिए बहुत सारे लोग रिलैप्स करने के बाद 30 से 40 डेज क्विट करने के बाद दोबारा जाते हैं ताकि दे कुड फील नॉर्मल अगेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेन बहुत ज़्यादा डिज़ायर और क्रेव करता है कि यार आपकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है, लेट्स स्मोक अगेन, ताकि आप दोबारा नॉर्मल फील कर पाओ। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। एन स्टैंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। बहुत ज़्यादा लोग जो 30 से 40 डेज के लिए क्विट करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप उनका यही होता है कि यार अब मैं यूज़ करूंगा, लेकिन अब मैं ध्यान से यूज़ करूंगा। नाउ आई गॉट द वेपन के किस तरह छोड़ते हैं। अब मेरे पास डोपामीन फास्टिंग का मॉडल आ गया है, अब मुझे समझ आ गई है। अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा एडिक्ट हो गया ना तो मैं इजीली क्विट कर सकता हूँ। द प्रॉब्लम इज इट इज़ अ लाई। एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि वो लोग जो 30 से 40 डेज क्विट करने के बाद दोबारा रिलैप्स करते हैं टुवर्ड्स एडिक्शन, मैंने रीज़न बताइए कि दोबारा रिलैप्स क्यों कहते हैं, वो पहले से ज़्यादा खतरनाक और रेज और पहले से ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक हालत में चले जाते हैं, पहले से ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि यार अब मैं 10-15 सिगरेट पी के भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ, अब मैं दिन की 2 पैकेट्स पी के भी ख़त्म कर सकता हूँ, अब मुझे पता है किस तरह ख़त्म होती है। इस तरह ब्रेन उन्हें ट्रिक करता है और वो पहले से ज़्यादा बुरी स्टेट में चले जाए, पहले से ज़्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग, पहले से ज़्यादा एक्सेसिव शुगर करते हैं। खैर है, अब तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, अब मुझे पता है अब मैं जितनी भी ज़्यादा कंज्यूम करूँ ना अपनी एडिक्शन, कोई मसला नहीं है, मेरे पास वो स्टेप्स आ गए हैं। तो ये यहाँ से इंसान दोबारा फिसलता है। तो इतना मुश्किल से वो 30 से 40 डेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ इतना आगे जाता है, इतना इतनी मेहनत करता है, और यहाँ पे आगे एन स्टैंड्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आके वो फंस जाता है। यहाँ से वो ट्रिगर होता है कि यार वो जो क्रिएटिव फीलिंग मुझे आती है ना, मैं एक दफ़ा दोबारा ट्राई करना चाहूँगा, मैं वापस जाना तो चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पे उसका डोपामीन डेफिसिट में चला जाता है ना, डिज़ायर कम हो जाती है उसकी टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, और क्रेविंग वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इसी तरह है कि उसने जब पहली दफ़ा एडिक्शन की थी ना, जो प्लेयर उसको मिला था ना, वो चाहता है अब मुझे वो प्लेयर दोबारा मिले, और मिलता भी है 30 से 40 डेज डोपामीन फास्टिंग के बाद। सेम इसी तरह जब आप फास्टिंग करके रोज़ा खोलते हो कितना प्लेयर मिलता है, सेम ये भी है कि जब आप डोपामीन फास्टिंग करके दोबारा रिलैप्स करते हो तो बहुत प्लेयर मिलता है, क्रेविंग बहुत बड़ी हुई होती है। तो देखा यही क्या एक्सपेरिमेंट्स में कि लोग एक्सट्रीमली बुरी तरह फंस जाते हैं और ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में चले जाते हैं। तो अगेन बजाय पूरी डोपामीन फास्टिंग मॉडल को ही ख़त्म करने के, घिराने को, हम उसके अंदर एक और नया मॉडल ऐड करते हैं ताकि वेपन और हम अपडेट कर सकें, बजाय इस मॉडल को ही घिराने के। क्योंकि आप देखेंगे आप 30 से 40% आगे आ गए। एक टाइम था जब आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपको इस एडिक्शन से छुटकारा मिलेगा। नाउ आप 30 से 40 डेज की फास्टिंग करें, तो इजंट इट अ प्रोग्रेस? आरंट यू बेटर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट? बस ये दो बातें याद रखनी है कि काफ़ी आगे निकल आए हो इंशाल्लाह। बस बजाय के दोबारा से ख़त्म करने के एक नया मॉडल ऐड करो, एक नया थोड़ा सा वेपन अपडेट करो, आगे चलो। अच्छा, इस मॉडल में फ्लॉज क्या है जिस वजह से हमने रिलैप्स किया, जिस वजह से हमारी बुरी हालत हुई है, जिस वजह से हमने अपना डोपामीन फास्टिंग तोड़ा और पीछे वापस चले गए? इट डजेंट टेल व्हाट टू डू आफ्टर द एब्सटिनेंस। वही बात है कि एब्सटिनेंस हमने की, एन स्टैंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इसमें वो एग्जैक्टली कुछ वो स्टेप्स नहीं बताता कि यार आगे कंटिन्यू कैसे करना है, राइट। देखो यहाँ पे बंदा आके कैसे फिसल गया, दोबारा उसने स्मोकिंग और शुगर कंटेन कर लिया और जो भी एडिक्शन थी, वो आगे स्टेप्स नहीं बताता कि यहाँ से आगे खींचना कैसे है हमने अपने डेज को। एक ये फ्लॉ है। दूसरा फ्लॉ ये है, इस पूरे प्रोसेस में, डोपामीन फास्टिंग में, ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आप ट्रिगर हो जाओ तो उसको कैसे रोकना है। ट्रिगर आप कभी भी हो सकते हैं, रात को, दिन को, शाम को, कहीं बैठे हुए दोस्तों के पास, खाली बैठे हुए, कहीं भी ट्रिगर हो सकते हो, उसको कैसे रोकना है, ये एक फ्लॉ है। फिर एक और फ्लॉ है कि ये डोपामीन फास्टिंग मॉडल कहता है कि यार आपने एब्स्टिनेंस करनी है, कंप्लीट परहेज करनी है। बट अबाउट व्हाट अबाउट द सोशल मीडिया, द डिजिटल एप्स और टेक, वो तो आपके हाथ में, और वो ज़रूरत वाली चीज़ है यार, उससे आप परहेज कैसे कर सकते हो? उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, कंप्लीट एब्स्टिनेंस तो कर ही नहीं सकते। तो एक मोबाइल फ़ोन्स के बारे में ये प्रॉपर गाइड नहीं करता, और ये 3 फ्लॉज़ है जिसमें ये मॉडल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बजाय इस मॉडल को गिराने के,
हम इस मॉडल को अपडेट करते हैं, इस वेपन को अपडेट करते हैं, राइट। सो टू कंटिन्यू एब्सटिनेंस अडॉप्ट अनदर मॉडल। तो 30 से 40 डेज तक तो हम चले गए हैं। 30 से 40 डेज पे हमें क्रेविंग दोबारा आ रही है, बड़ी शदीद क्रेविंग आ रही है। तो व्हाट वी डू कि हम उसमें एक और छोटा सा मॉडल ऐड करते हैं जिसको सेल्फ बाइंडिंग बोलते हैं। सेल्फ बाइंडिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डोपामीन फास्टिंग में हमें एक पावरफुल कंपल्शन आती है, एक ट्रिगर जागता है, एक सैटेनिक पुल आती है एकदम से। जो लोग शुगर कंटेन करते हैं ना, उनको एक सैटेनिक पुल आती है, शैतान अपनी तरफ खींचता है। एडल्ट्री देखते वक्त ना एक शैतान बहुत क्रेव करता है, आफ्टर 12 PM लेट नाइट शैतान की तरफ से एक पुल आती है, एक पावरफुल कंपल्शन आता है। वो कंपल्शन से बचना और उस पुल से बचना बहुत मुश्किल है। दावत जब देता है ना नफ्स, आओ यार एक दफ़ा करते हैं, 30 से 40 दिन हो गए, एक दफ़ा तो मैं डिजर्व करता हूँ। तो ये जो पुल है ये बड़ा पावरफुल होता है और हम विल के साथ फाइट करते हैं, विल पावर के साथ, लेकिन हार जाते हैं। तो यहाँ पे अपने हाथ बांधना बहुत ज़रूरी है। डोपामाइन फास्टिंग तो हो रही है, प्लस सेल्फ बाइंडिंग। व्हाट डज द सेल्फ बाइंडिंग मीन्स? सेल्फ बाइंडिंग सिंपली आप समझे कि हाथ बांधना है, ठीक है। मैं ज़रा एक दफ़ा मैसेजेस चेक कर लूँ कि सब ठीक है। आवाज़ आ रही है ना, सब सही चल रहा है ना? एक मैसेज लीव करते हैं। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। फिर आपने कैसे कहा कि आवाज़ नहीं आ रही? श्योर? वो मैं मजाक कर रहा ओके था। ओके ओके ओके, ठीक है। सो सेल्फ बाइंडिंग का मतलब ये है कि अपने हाथ बांध देना, सेल्फ बाइंड, खुद को बांध देना। क्यों? क्यों बांधना है खुद को? क्योंकि जो डोपामीन फास्टिंग है वो वेस्ट ना हो जाए और आप और ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाओ कि यार मैं 30-40 दिन फास्टिंग करने के बावजूद भी मैं दोबारा एडिक्शन में चला गया, मेरी एडिक्शन इतनी स्ट्रांग है, एडिक्शन इतनी खतरनाक होती है, मैं तो नहीं कर सकता, लेट्स एक्सेप्ट इट यार। इसलिए बजाय वीक पढ़ने के और डोपामीन फास्टिंग के वाले मॉडल के ऊपर मेहनत रहेगा जाने के, आप एक सेल्फ बाइंडिंग ऐड कर देते हो, ठीक है। इसलिए सेल्फ बाइंडिंग। सो आई गॉट अ मैसेज नाउ। क्या मैसेज है? ठीक है जी। सो सो पावरफुल कंपल्शन से बचने के लिए सेल्फ बाइंडिंग जरूरी है। इन द टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम डिजायर देयर इज नो डिसाइडिंग। यार आप डिसाइड करिए तो मैं करूं या ना करूं, मैं वो देखूं या ना देखूं, मैं वो खाऊं या ना खाऊं। ये करते करते आप ब्राउजर पे पहुंचे होते हो, ये करते करते आपका चम्मच जो है ना वो मुंह में गया होता है। इन द टाइम ऑफ एक्सट्रीम डिजायर देयर इज नो डिसाइडिंग, वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बातिन। डू नॉट कम नियर इंडिसेंसीज ओपनली और सीक्रेटली। करीब भी मत जाओ, बिकॉज जब आप करीब जाते हो आपका डोपामाइन रिलीज होता है, आपको एक कंपल्शन पुल आता है शदीद किस्म का। इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, आप शैतान के डेवल के टेरिटरी में जाके यू कैन नॉट फाइट, ठीक है। तो इसलिए अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हो तो आप अपने हाथ बांध लो। अब हाथ बांधने का मतलब क्या है, सेल्फ बाइंडिंग का मतलब क्या है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फर्दर और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग। मैंने माइक ओपन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? सो व्हाट इज़ फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग? ये असल वाकया है। इस बादशाह का नाम है ओडेसियस, ये जंग से वापस आ रहा था ओडेसियस। तो रास्ते में एक जगह आती थी जहाँ पे चट्टान है और चट्टान के साथ आप देख रहे हैं समंदर है गहरा, और उसके जो सेलर्स हैं, उसके जो गुलाम हैं, उसके जो वो क्या बोलते हैं आर्मी है, वो कश्ती चला रही है। एक जगह आती है जहाँ पे आधे धड़ वाली औरतें आती हैं और वो गाना गाती हैं, और गाना इतना अजीब, इतना स्ट्रेंज, इतना डिस्टॉर्टेड होता है कि जब वो भी गाना सुनते हैं तो वो लोग अपने गले काट देते हैं। तो इनका गुजर अक्सर होता रहता है जंग से वापसी के दौरान। तो ये जो बादशाह है और ये इसके जो हैं नीचे वॉरियर्स हैं, वो अपने कान में ना जेल लगा लेते हैं। ये देखें येलो येलो सा इनका कान में जेल लगा हुआ है, जिससे वो उन औरतों के गाने नहीं सुन पाते और वो अपने गले नहीं काटते। लेकिन बादशाह ने कहा यार कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जेल नहीं लगाऊंगा, मुझे तुम ना कश्ती के साथ बांध देना, लंबे वाले पोल के साथ बांध देना, ठीक है। आ, तो जब उसको बांधा गया तो उसको वो औरतें आईं और औरतों ने गाना गाना शुरू किया, और इससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ये अपने नाखून खुरेदता था उस लंबे वाले पोल के साथ, लेकिन इसके हाथ बाइंड थे, ये अपने गला नहीं काट पाता था, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ बाइंडिंग का, फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग का मतलब ये है कि किसी तरीके से आप हाथ बांधो कि बस उस एक 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 सैटेनिक ट्रिगर से एक दफ़ा गुजर जाओ। यहाँ पे कहानी का ये मतलब, एक दफ़ा बस उस कश्ती से, उस समंदर से पार हो जाओ। एक दफ़ा जब आपको सैटन पुल देता है, जब ओवर कंपल्शन आती है,
एक दफ़ा किसी भी तरीके से हाथ बांधो, उल्टे लटको, कुछ भी करो, एक दफ़ा उससे गुजर जाओ। और क्योंकि इंसान का नफ्स बहुत वीक होता है, वो मजबूरन हाथ लेकर जाता है गुनाहों की तरफ, तो क्यों ना हाथ ही बांध दिए जाए। ठीक है, तो इसी को सेल्फ बाइंडिंग बोलते हैं, फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग। अब डोपामीन फास्टिंग तो पहले से चलती आ रही है, और ऊपर से आपने हाथ भी बांध दिए, तो अब देखो आपने अपने वेपन को अपग्रेड कर लिया है। डोपामीन फास्टिंग 30 से 40 डेज चली है, फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग 5 से 6 दिन और आगे ले गया आपको, डोपामीन फास्टिंग और आगे बढ़ गया क्योंकि आपने अपने हाथ बांधे हुए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग है ना, ये भी एकदम से धड़ास घिर जाता है। उसकी रीज़न ये है कि समटाइम्स जो अनोइंग होती है ना, अनोइंग इट सेल्फ ही ट्रिगर बन जाता है। यानी आप अपने बाल नोचते हो, आप खुरेदते हो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, यार मैं इतना ज़्यादा करता हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ, लेकिन ये फिर भी जो कंपल्शन है, पावरफुल कंपल्शन है, वो सैटेनिक पुल है, मैं इसे और फाइट नहीं कर सकता, मैं तंग आ गया हूँ यार, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं अपने हाथ और नहीं बांध सकता। फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग का ये मतलब ये भी होता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कहीं साइड पे रख दें, सिगरेट के पैकेट है तो वो घर ही पे ना लेके आएँ, जो जो आप जिस चीज़ से एडिक्टेड हैं वो अपने रूम से निकाल दें, अपने घर से निकाल दें। ठीक है, ये सेल्फ बाइंडिंग है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो आप इरिटेट हो जाते हैं, और यही इरिटेशन, यही अनोइंग, यही सोल्यूशन दावत बन जाता है कि यार लेट्स डू इट अगेन, आई कांट स्टॉप इट एनी मोर। मुझे दोबारा एनजाइटी और स्ट्रेस को भगाना है। इतनी एक्सट्रीम और स्ट्रेस मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल बेयर नहीं किया। तो यही कंपल्शन और यही अनोइंग और यही इरिटेशन और यही पजल इटसेल्फ दावत बन जाती है, एंड यू कांट स्टॉप योरसेल्फ। उस ट्रिगर को आप नहीं स्टॉप कर पाते। लेकिन अगेन ये फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग किसी हद तक आपको आगे ले गया है। ठीक है, बजाय दोबारा से रिलैप्स करने के या दोबारा डिसार्ट होने के, आप एक और मॉडल, छोटा सा मॉडल अपने साथ क्रिएट करें। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल सेल्फ बाइंडिंग। अब क्रोनोलॉजिकल सेल्फ बाइंडिंग ये होती है कि अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन तो आपके पास हर टाइम है। अब मोबाइल फ़ोन से तो फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग हो ही नहीं सकती। आप कैसे फिजिकल सेल्फ बाइंडिंग करेंगे, कैसे मोबाइल को साइड पे रखेंगे? तो उसके लिए आप क्रोनोलॉजिकल सेल्फ बाइंडिंग, यू हैव टू डू इट। क्रोनोलॉजिकल सेल्फ बाइंडिंग ये होती है कि आप टाइम लिमिट सेट करते हैं कि आप सुबह 1 घंटा यूज़ करेंगे, फिर रात को 1 घंटा यूज़ करेंगे, या फिर आप फिनिश लाइन्स रखते हैं कि मैंने जब ये चीज़ अचीव कर ली उसके बाद ही मैं स्मोकिंग करूँगा, उसके बाद ही मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँगा, उसके बाद ही मैं वीड यूज़ करूँगा, शुगर खाऊँगा। लेकिन क्रोनोलॉजिकल सेल्फ बाइंडिंग भी इतना लंबा नहीं चलता। उसकी रीज़न ये है कि जो एडिक्ट्स होते हैं ना, जो चर्सी होते हैं ना, उनसे इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं किया जाता, उनसे इतना ज़्यादा सब्र नहीं किया जाता। आई वॉज अ स्मोक एडिक्ट, और मुझसे अगर कोई सिगरेट ले लेता, मुझे बोलता कि यार ये महीने बाद पीना या कल पीना, तो आई एम नो किडिंग, मैं उसके साथ अपना सर मारता, उसको घिराता और उसे सिगरेट ले लेता। क्योंकि मेरा डोपामीन एडिक्ट ही ऐसे है कि डोपामीन ने हर 15-20 मिनट बाद रिलीज होना है फॉर अनदर स्मोक ऑफ सिगरेट। तो मेरा मेरा डोपामीन एडिक्ट ही ऐसे, तो मैं बिहेव भी वैसे ही करूँगा। जो नशा करते टाइम मेरी कैफियत बन गई है, वो कैफियत बाकी जगहों पे भी मेरी नॉर्मल लाइफ में भी सेट हो गई है। इसलिए कि मोबाइल फ़ोन से परहेज़ करना, शुगर से परहेज़ करना, इन चीज़ों को से परहेज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं टाइम लिमिट नहीं सेट कर पाता। एडिक्ट्स कांट होल्ड डिले ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है तस्कीन। मैं अपने रिवॉर्ड को या तस्कीन को डिले नहीं कर पाता। ठीक है, कोई भी एडिक्ट नहीं कर पाता। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एडिक्ट्स जितने भी थे उनको इकट्ठा किया गया, उन्हें बोला गया कि 6 महीने बाद तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा, या वो लो या अभी 5,000 रुपया आज लो और मामला रफा दफा करो। सब ने 5,000 रुपया अभी लिया और 1 लाख रुपए को पुट असाइड कर दिया। यानी उनकी जो ग्रेटिफिकेशन है वो डिले करने की शक्कत ही नहीं है, वो उन्हें अभी और इसी टाइम चाहिए, वरना वो किसी का सर फोड़ देंगे। ये डिपेंड करता है कि ड्रग कितना स्क्वायर है। चरस, वीड, कोकेन, ये किसी को मार भी सकते हैं अगर उन्हें कोई टाइम पे ना चीज़ मिले। लेकिन अगेन इट्स ऑल अबाउट शुगर, एक्सेसिव ओवर थिंकिंग। वो अगर ना करें तो वो भी, उनकी भी यही है कैफियत होती है, लेकिन वो कम होती है। इट वैरीज टू ड्रग। ठीक है, और एडिक्ट्स जो हैं वो दे कांट होल्ड डिले ग्रेटिफिकेशन। ऑल डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर वो स्टडी कर रहे हो, वो कुछ जॉब कर रहे हो, उनकी फितरत ये बन जाती है कि उन्हें अर्जेंट उसी टाइम चाहिए। और आप ये देखें आजकल का जो ज़माना है कि आपको कोई चीज़ पसंद हो, नेक्स्ट डे आपके डोर स्टेप पे वो आ जाती है। आपको कोई आंसर सर्च कर रहे हो, चैट जीपीटी से आपको फ़ौरन मिल जाता है। सो आपका जो ये डोपामीन इकोनॉमी है, जो कंपनीज हैं, इन्होंने आपका ब्रेन बनाया हुआ है ऐसा है कि आपको फ़ौरन ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, फ़ौरन स्मोकिंग मिल जाती है, फ़ौरन पोर्नोग्राफी मिल जाती है, फ़ौरन शुगर मिल जाती है, फास्ट फूड आपके डोर स्टेप पे आ जाता है। तो ये इकोनॉमी ही ऐसी है, डोपामीन इकोनॉमी। फास्ट क्रेविंग,
फास्ट ग्रेटिफिकेशन, अर्जेंट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो ऐसे दौर में रह के ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, इट इज नियरली भी ये क्रोनोलॉजिकल सेल बाइंडिंग फेल हो जाता है। किसके लिए अगर ये अच्छा साबित हो गया तो उसके लिए गुड है, किसी के लिए अगर फिजिकल सेल बाइंडिंग अच्छा साबित हो गया तो बहुत गुड है, लेकिन अगर किसी के लिए नहीं हो रहा तो वो घबराए मत। आप वो ये देखें वो अपने वेपन्स को अपडेट कर रहा है। एक टाइम वो था कि जब वो सोच भी नहीं सकता था कि वो एडिक्शन क्विट करे, नाउ ही इज बिल्डिंग अप द वेपन्स। अब वो डोपामिन फास्टिंग से गुजर चुका है, फिजिकल सेल बाइंडिंग से गुजर चुका है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल सेल बाइंडिंग से भी गुजर चुका है। प्रॉब्लम ये आती है कि उसको एकदम से ट्रिगर आता है, एकदम से सैटेनिक पुल आता है, पावरफुल कंपल्शन होती है जिसपे उसे समझ नहीं आती, उसका ब्रेन जैक हो जाता है और वो दोबारा से एडिक्शन स्टार्ट कर देता है। बस ये प्रॉब्लम है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, बस किसी तरीके से उस ट्रिगर को रोकने का मकसद है, ठीक है। तो a part a part of you wanted to shut the drawer, a part of you wanted to open the drawer। तो इसी कश्मकश में आप दोबारा जो है ना रिलैप्स करते हैं। फिर क्रोनोलॉजिकल सेल बाइंडिंग किसी किसी के लिए मुफीद होती है, लेकिन जो मैंने आपको बताया जो एडिक्ट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है ग्रेटिफिकेशन को डिले करना। अब गरीब बंदा है, उसने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ देखी नहीं है, अगर ये चीप डोपामीन इकोनॉमी उसे कोई फॉरेन चीज़ दे रही है तो वो छोड़ेगा और फॉरेन अडॉप्ट करेगा। सेम अमीर बंदा है, उसके लिए अलग उसकी ख्वाहिशें हैं, तो वो छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। और ऊपर से हमारे पास इतना लेयर टाइम होता है, इतना बोर्डम होता है, उसमें हम कैसे ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल सेल बाइंडिंग अच्छा टूल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा वीक है। फिजिकल सेल बाइंडिंग बहुत अच्छा टूल है, अगर बच गए तो बच गए, ट्रिगर आया रिलैप्स किया तो मूव फॉरवर्ड। कैटेगोरिकल सेल बाइंडिंग मैं इसको बहुत हाईली रेट करता हूँ, आई विल रेट इट 8 out of 10। ये बहुत पावरफुल टूल है कैटेगोरिकल सेल बाइंडिंग, ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प देगा। अब जो अभी तक आपकी एडिक्शन क्विट नहीं हुई, आई होप इट विल रियली हेल्प यू क्विटिंग योर एडिक्शन। इफ़ नॉट क्विटिंग तो कंपल्शन कम ज़रूर करेगा ये। कैटेगोरिकल सेल बाइंडिंग ये होता है कि हर इंसान अपने कैटेगरी से एडिक्ट होता है। कोई अडल्ट्री से होता है, कोई फास्ट फूड से होता है, कोई निकोटीन से होता है, कोई फेक सिनेरियोस क्रिएट करके एस्केप फ्रॉम रियलिटी से होता है। सो ये सारी कैटेगरीज हैं, सी द डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर। अब एक इंसान है, वो रास्ते में चलते हुए औरतों को देखता है और वो ट्रिगर हो जाता है एंड ही गोज होम एंड ही वॉचेस समथिंग। और कुछ इंस्टाग्राम और टिकटॉक से डायरेक्टली, आप कभी भी ब्राउजर में डायरेक्टली नहीं जाते टू वॉच द एडल्ट्री। फर्स्ट यू गो, आपको ट्रिगर्स आते हैं, ट्रिगर्स आपको लेके जाते हैं डायरेक्ट उस मेन कैटेगरी की तरफ। अब वो ट्रिगर्स क्या है? इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वॉचिंग विमेन और वट एवर द ट्रिगर्स आर जो उससे रिलेटेड हैं, टीवी, मूवीज, women's volleyball competitions, every sexual provocative images, ठीक है। ये सारे ट्रिगर्स हैं, आप बोल सकते हो कि ये सारे ट्रिगर्स ये सब कैटेगरीज हैं जो मेन कैटेगरी को और बूस्ट करते हैं। तो आपने उन सब कैटेगरीज के ऊपर भी हर वो चीज़ जिससे ट्रिगर जनरेट होता है उसको आपने मिनिमाइज करना है, उसको ही ख़त्म करना है। इंस्टा और टिकटॉक को उड़ा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इसी तरह अगर फास्ट फूड में सब कैटेगरी से आपको ट्रिगर्स आ रहे हैं तो उन ट्रिगर्स को ही रिमूव करो अपनी लाइफ से। सी, अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, बिल्ली और डॉगी को जब आप खाना देते हैं ना तो घंटी बजती है, तो वो फौरन भागे भागे चले आते हैं कि यार घंटी बज के खाने का टाइम आ गया है। ये ब्रेन घंटी बजाता है। हम तो डोपामाइन फास्टिंग कर रहे हैं, हम तो ये वाली सेल बाइंडिंग कर रहे हैं, ये वाली सेल बाइंडिंग कर रहे हैं। हम अपनी आप को तबाह करना चाहेंगे? हम दोबारा रिलैप्स करना चाहेंगे? हम एडिक्शन दोबारा क्विट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स करना चाहेंगे। हम अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो फिर घंटी कौन बजा रहा है? ऑफ कोर्स हम तो नहीं बजा रहे, द ब्रेन, द डोपामाइन ये घंटी बजा रहा है, वो ट्रिगर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो और ट्रिगर्स आते कहाँ से? जिस जगह से ट्रिगर जनरेट हो रहा है उस जगह को ही दबा दो, उस जगह को जड़ से उखाड़ोगे ना, तब आपको समझ आएगी अच्छा ये ट्रिगर्स प्रॉब्लम कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं फाइट कर रहा था और मुझे सैटेनिक पुल आता था और मैं नहीं रोक पाता था। सैटेनिक पुल आपको डायरेक्टली नहीं आता, शैतान आहिस्ता आहिस्ता लाता है। पहले आपको इंस्टा पे लेके जाता है, पहले आपको टिकटॉक पे लेके जाता है, पहले आपको बेकरी के पास से गुजरता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं। आप देखें आपकी जो कैटेगरी है उसके कौन कौन से ट्रिगर्स हैं। डू लिस्ट और टू डू लिस्ट लिखें कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वर्क ऑन योर ट्रिगर्स, ये आपको फॉर श्योर इट विल हेल्प यू मोर देन द फिजिकल सेल बाइंडिंग और दूसरी क्रोनोलॉजिकल सेल बाइंडिंग। कैटेगोरिकल सेल बाइंडिंग इट इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। बाकी की कैटेगरीज को भी रिमूव करें। अगर कोई गैमलिंग का शिकार है तो अपनी ऐप्स डिलीट करें मोबाइल फ़ोन से, वो गेमिंग वाले चैनल्स ही ना देखें, ठीक है। एना ओलंपिकी ये जो राइटर है इसने अपने बुक में कुरान से कोट उठाया। The Quran says of female modesty and tell the believing women to cast down their glances and guard their private parts and not expose their adornment and to wrap a portion of their head covers
over their chest and not expose their adornments. ये सारे triggers बता रहा है कुरान पाक, ये वाले triggers हैं. When you see a woman, वहाँ से trigger generate होता है. Now you want to talk to her, you want to share the time with her. देख रहे हैं कि कुरान किस तरह ट्रिगर्स को जड़ से उखाड़ रहा है कि उनकी तरफ देखो भी नहीं. मर्द औरत को भी कहा गया और मर्दों को भी कहा गया पास भी मत जाओ इंडिसेंसीज के, क्योंकि पास जाने से ट्रिगर्स जनरेट होते हैं. सी कुरान किस तरह हमें एम्फेसाइज करवा रहा है ट्रिगर्स के बारे में. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आजकल की अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये कैटेगोरिकल सेल्फ बाइंडिंग जो बहुत पावरफुल टूल है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये भी फेल कर जाता है. ये फेल क्यों करता है? ये फेल इसलिए करता है कि जो आजकल की इकोनॉमी है ना, ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी है ना, या कैपिटल इकोनॉमी, इट्स अ डोपामाइन इकोनॉमी. वेल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई और बहनें हैं, हम सबको पता है कि इंसानी फितरत में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करवाती है, इट्स अडल्ट्री, सेक्स. सेकंड नंबर में जो सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करवाती है वो है फास्ट फूड. इसलिए KFC की 50,000 ब्रांचेज हैं और सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो पॉर्न इंडस्ट्री है. सो इट्स अ डोपामाइन इकोनॉमी. अब किस तरह डोपामाइन इकोनॉमी ने आपकी कैटेगरी ही चेंज कर दी है. आपको लगता है कि आपने अपनी कैटेगरी को स्विच कर दिया है, मतलब आप अपनी कैटेगरी को फॉलो नहीं करें, लेकिन क्लेवरली जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने आपकी कैटेगरी को इस तरह मैनिपुलेट करी है कि आप अपनी कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप अपनी कैटेगरी को फॉलो नहीं करें. आई विल गिव यू एग्जांपल. ये ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं. ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें गंदम का आटा ना हो, क्योंकि अमेरिकन बोलते हैं कि गंदम का आटा खाने से शुगर बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, क्या क्या. तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ग्लूटेन फ्री लिखा होता है, वो अमेरिकन फ़ौरन ले लेते हैं. अब उनकी कैटेगरी क्या है? उनकी ये कैटेगरी है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स उनकी कैटेगरी है. अब इंडस्ट्री ने उनकी कैटेगरी कैसे चेंज की है देखिएगा. इंडस्ट्री ने केक्स बनाए, बेकरीज में जो ये फूड्स होते हैं हाई शुगर वाले, कप केक्स, बिस्किट्स, अब उनके ऊपर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट का लेबल लगा दिया. हाँ सही बात है तो वो ग्लूटेन फ्री, उनमें व्हीट का आटा नहीं है, बट सी हाउ मच शुगर कंटेन्ड इन अ सिंगल कप ऑफ कॉफ़ी, इन अ सिंगल पीस ऑफ केक. कितनी ज़्यादा शुगर होती है. ग्लूटेन तो नहीं है, लेकिन वो जो शुगर की वजह से वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने वाला है. और वो बाई क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर लिखा होता है ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट. See how cleverly the industries are playing with our products. Second, ये जो है ना, इसको वीड बोलते हैं, कोकेन बोलते हैं या वीड बोलते हैं, आई डोंट नो. ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है. ये क्विट नहीं कर पाती, ये इंसान को अंदर से मार देती, इतना ख़तरनाक नशा है ये. लेकिन आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, अब वो क्या करेगा जी, वो आपको टैबलेट्स दे देगा. जी साइकाइट्रिस्ट ने मेरी बड़ी हेल्प की यार, वो उसने मुझे कोई मेडिसिन दी है, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हर. अब जो है ना, मेरा ये वाला नशा टूट गया जो मैं सोच भी नहीं सकता था कभी ज़िंदगी में छूटेगा. भाई आप नशा कर रहे हो, ठीक है, एक नाइसली पैकेज अफोर्डेबल न्यू प्रोडक्ट आ गया जो साइकाइट्रिस्ट आपको ऑफर कर रहा है. साइकाइट्रिस्ट को कौन देता है? वही इंडस्ट्रीज देती हैं कि यार तुम ये दो. साइकाइट्रिस्ट का भी भला हो रहा है. और सी द कैटेगरी, आपने ये वाली कैटेगरी छोड़ी नहीं है, आपने जस्ट यू आर ऑन द सेम कैटेगरी. मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ तो मैंने वीलो ट्राई की थी सिगरेट छोड़ के, तो मैं समझा था यार मेरी सिगरेट छूट गया. वीलो में जो निकोटीन थी वो ज़्यादा डेंजरस थी सिगरेट के निकोटीन से. मैं निकोटीन अभी भी ले रहा था, क्योंकि वीलो में भी निकोटीन होती है और सिगरेट में भी होती है. बस मुझे लग ऐसे रहा था कि मैंने सिगरेट छोड़ दी, और छोड़ भी दी, लेकिन निकोटीन नहीं छोड़ी. सो ओल्ड ड्रग्स रीअपेयर एज अ नाइसली पैकेज एंड अफोर्डेबल न्यू प्रोडक्ट. हे दिस इज ओके. सो दिस इज द डोपामाइन रिच इकोनॉमी. इट्स अ डोपामाइन इकोनॉमी. आपकी कैटेगरी ही चेंज कर दी है. आपने डोपामाइन फास्टिंग करके और ये वाली बाइंडिंग करके वो वाली बाइंडिंग करके इतना मुश्किल तक आप पहुँचे हो, और जब आखिर में पहुँचोगे आपकी कैटेगरी चेंज हुई है. तो बी वेरी केयरफुल. आर यू रियली बीन प्लेड बाय द इकोनॉमी और नॉट? तो आपने ज़रा इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो चीज़ें छोड़ के आपने दूसरी चीज़ें इख्तियार की हैं, कहीं उसमें भी वही चीज़ तो नहीं है. तो मेरे ख्याल से कैटेगोरिकल सेल्फ बाइंडिंग बहुत अच्छा टूल है, बट बी वेरी केयरफुल कि कहीं ये अल्टरनेटिव तो आप कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, और जिससे आपको लगता है कि मैं तो ये अब्यूज़ करूँ तो ये तो डेंजरस नहीं है, ये तो क्विट किया. मे बी उसी प्रोडक्ट में जो आप यूज़ करें वही चीज़ हो जो थी जिस चीज़ में आप पहले यूज़ कर रहे थे. आई ओनली I will only read novels that improve my thinking. But this fantasy book has deep philosophy. This romance teaches human psychology. This thriller improve emotional intelligence. तो दिमाग प्लेज ट्रिक्स विद यू कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, देखो ये टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ये इंटेलिजेंस बढ़ाएगी, लेकिन कर तो वही रहे हैं, एक्सेसिव रीडिंग करें.
एंड देन कम्स द वेपिंग। यार मैंने सिगरेट छोड़ दिया ब्रो, अब मैं वेपिंग ट्राई करता हूँ। वेपिंग इज वर्स देन स्मोकिंग सिगरेट्स। एक लोग कहते हैं ना कि यार मैं, ब्रो वेपिंग है यार सिंपल, मैं तो इसका एडिक्ट नहीं हूँ, कभी भी छोड़ सकता हूँ। उससे ज़रा एक वेपिंग वेप खींच ले उनसे, वो आपके सर के साथ अपना सर मारेंगे। लेकिन उन्होंने ना स्मोकिंग छोड़ी है ना निकोटीन छोड़ी है, कैटेगरी चेंज हो गई उनके हिसाब से, कैटेगरी चेंज हो गई है। लेकिन कैटेगरी वही है, जस्ट अफोर्डेबल पैकेजेस में एक नई प्रोडक्ट आ गई है जिसने आपको डिसीव कर दिया है। लेकिन अगर आप वाकई कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, कैटेगोरिकल सेल्फ बाइंडिंग कर सकते हैं, तो 80% ऑलमोस्ट आपकी एडिक्शन क्विट हो जाएगी। आप देखें जो बहुत सारे एडिक्ट्स होते हैं, चाहे वो शुगर के हों, किसी भी गेमिंग गैबलिंग के हों, उनके अंदर ना सेंसिटाइजेशन ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर ह्यूमनाइजेशन ख़त्म हो जाती है। इन दो बातों का मतलब ये है, साइकाइट्रिस्ट के पास एक बंदा आया, वो कहता है कि यार मेरी जब मदर की डेथ हुई तो मुझे वो वाली फील ही नहीं आई, मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी आई नहीं है, मैं रो ही नहीं पाया। क्योंकि उस बंदे ने इतना कोकेन लिया था अपनी लाइफ में, इतना कोकेन लिया था, इतना प्लेयर लिया था कि उसको जो नॉर्मल बेस लाइन वाले पेन और प्लेयर्स थे वो दोबारा फील ही नहीं होते थे। इसको बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन, डीह्यूमनाइजेशन। बहुत सारे लोग हैं कि वो जब नशा करते हैं तो उनको सेंसिटाइजेशन उनकी लाइफ में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो प्लेयर ले ले के इतना एक्सेसिव प्लेयर लेते हैं जो इस वर्ल्ड का नहीं है, हेवनली प्लेयर लेते हैं, तो वो दोबारा वो नॉर्मल फीलिंग्स उन्हें आती ही नहीं है। लोज आर वर्थ इट टू बी फील ह्यूमन फॉर श्योर। पेन अडॉप्ट करना ज़िंदगी का मकसद है, हिस्सा नहीं है, मकसद है। हम पेन को अवॉइड कर लेते हैं और एक्सट्रीम प्लेयर लेते हैं, जिस वजह से हम डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, डीह्यूमनाइज हो जाते हैं। जो लोग नेटफ्लिक्स का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं नेटफ्लिक्स का, उनसे अगर रियलिटी में उनके सामने कुछ इस तरह की वाक़यात हो जाए ना, जो बड़ी अननॉर्मल है, तो वो उसको भी नॉर्मल लेंगे, क्योंकि वो वाक़यात उन्होंने हज़ारों दफ़ा नेटफ्लिक्स पे देखे हैं। एंड जो बहुत ज़्यादा एडल्ट्री कंटेंट देखता है, उनके लिए मैरिज वाला एक्सपीरियंस बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सारा कंज्यूम कर चुके होते हैं। दे बिकम डिसेंसिटाइज एंड डीह्यूमनाइज। ये हर एक एडिक्शन में ये चीज़ आती है, ठीक है। मोस्टली वी स्टॉप आस्किंग द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज अवर पर्पस, डू वी हैव फ्री विल, व्हाई डू वी सफर, इज देयर अ गॉड। जब हर टाइम प्लेयर लेते रहेंगे, मुझे रोज सिगरेट मिलता रहेगा, दो दो पैकेट, मुझे रोज अल्कोहल मिलती रहेगी, देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ विमेन्स टू टॉक टू, और हर विमेन से डोपामिन रिलीज होता रहेगा, एंड देयर विल बी अ शुगर कंटेंट, फास्ट फूड, और ये सारी चीज़ें रोज मेरे सामने आती रहेंगी, रोज ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होता रहेगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है भाई अब पर्पस जानने की, मुझे क्या ज़रूरत है गॉड को जानने की। वाई शुड आई सफ़र, मैं सफ़र ही क्यों करूँगा, मेरा तो सफरिंग ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछना ही हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हर रोज प्लेयर मिल रहा है। पेन एक ऐसी चीज है जिस वजह से आपको समझ आती है कि यार ये जो पेन है ना, मुझे पेन क्यों मिला है, अल्लाह ताला ने मुझे पेन क्यों दिया है। तो आप अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं कि या अल्लाह ताला इस पेन का मकसद क्या है, आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो फिर पेन क्यों दिया। एंड सी यू आर आस्किंग क्वेश्चन, किसी के वालिद की डेथ होगी, मदर की डेथ होगी, इसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी, कोई बुरी तरह फेल हो गया, वो लोग ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं टुवर्ड्स रिलीजन कि व्हाई व्हाई इट हैपन टू मी, why do we suffer, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, why do we suffer, it is related to the pain, but because we don't embrace the pain, we don't ask such questions। एक मूवी है सेरेनिटी, 2005 की है। इस मूवी में दिखाया गया था एक प्लेनेट ऐसा है, उस प्लेनेट में जितने भी लोग हैं उन्हें इंजेक्ट किया गया ताकि वो एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस फील ना कर पाए, सिर्फ खुशियाँ फील करें। और उन्होंने खुशियाँ फील की, फिर उनका ये हालत हुई, इस तरह बैठे बैठे मर गए, इस तरह सोते सोते मर गए। मतलब लैक ऑफ डिज़ायर ही ख़त्म हो गई। जब पेन होता है, जब स्ट्रगल आती है ना लाइफ में, तो आपकी डिज़ायर होती है कि उस स्ट्रगल को ख़त्म करके आगे बढ़ना। तो ये जो पेन है, ये ज़िंदगी का मकसद है, या आपको आगे लेके जाता है, ये अल्लाह के करीब लेके जाता है पेन। लेकिन जो ज़िंदगी का मकसद था, हम उसको इग्नोर करना सीखे हैं। हम जब एब्सटिनेंस में जब हम परहेज़ करने में होते हैं, तो हम परहेज़ मतलब एडिक्शन से जब परहेज़ करते हैं, तो वो वहाँ से जो पेन मिलता है हमें, उस पेन को नहीं एम्ब्रेस करते, उसको अवॉइड करने के लिए दोबारा रिलैप्स करते हैं। बस वो पेन एम्ब्रेस करना है। पेन एम्ब्रेस करोगे तो इस पार से उस पार चले जाओगे। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ताला ने ह्यूमंस को कांस्टेंट स्ट्रगल में पैदा किया। सी द स्ट्रगल, द पेन, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड पेन, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड स्ट्रगल। इंसान जिस तरह पैदा हुआ है उसका नाम ही स्ट्रगल दिया गया है। तो ये जितना भी ब्रेन का मैकेनिज्म है, प्लेजर और पेन, इट इज़ डीपली रूटेड टू द रिलीजियस परस्पेक्टिव। इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ, indeed humankind was created impatient, for sure we are impatient।
इसलिए हम जो ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले नहीं करते, फ़ौरन हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, फिर उससे उसके नुकसान क्या होते हैं। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, श्योरली वी विद हार्डशिप कम्स ईज। यानी पहले हार्डशिप को एम्ब्रेस करना है, पहले पेन को एम्ब्रेस करना है, फिर उसके साथ प्लेयर आएगा। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, पहले प्लेयर को एम्ब्रेस करते हैं, फिर पेन खुद ब खुद पीछे भागता है। प्लेयर और पेन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। प्लेयर के पीछे भागोगे एक्सट्रीम पेन आएगा, स्ट्रेस आएगा। पेन के पीछे भागोगे तो प्लेयर मिलेगा। सेम इसी तरह जब आप बीमार होते हो, एक पेनफुल स्टेप से गुजरते हो, जो आपको दोबारा हेल्थ वापस मिलती है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपको ज़िंदगी दोबारा रिवाइवल की तरह फील होती है। तो ब्रेन बिल्ड ही ऐसा हुआ है कि पहले पेन एम्ब्रेस करोगे, फिर प्लेयर मिलेगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन। हम आजमाएंगे तुम लोगों को खौफ से, फैमिन से। फैमिन होता है लॉस ऑफ खुराकी कमी, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ एंड क्रॉप्स। जब हमें आजमाया जाता है ना इन सब चीज़ों से तो हम प्लेयर की तरफ भागते हैं, हम पोर्नोग्राफी की तरफ भागते हैं, हम स्मोकिंग, निकोटीन और अल्कोहल की तरफ भागते हैं, हम एक्सेसिव रीडिंग की तरफ भागते हैं। जब हम आजमाया जाता है, आजमाइश इज़ अ टेस्ट, पेन इज़ अ टेस्ट, जिससे गुजर के आप कामयाबी की तरफ जाओगे। और जिन स्टेप से गुजर के कामयाबी की तरफ जाना है, उन स्टेप्स को ही हमने अवॉइड कर दिया और हमने अपने स्टेप्स निकाल दिए हैं, विच इज़ अ प्लेयर इन अ डोपामाइन रिच इकोनॉमी। सो वी हैव टू एम्ब्रेस द पेन। सी, जब आप पेन की तरफ इंक्लाइन करते हो तो तब आप स्टेबल रहते हो। अब मैं बार बोल रहा हूँ एम्ब्रेस द पेन, एम्ब्रेस द पेन, एम्ब्रेस द पेन, इसका मतलब क्या है? एम्ब्रेस द पेन कैसे एम्ब्रेस करें भाई? स्टेप्स भी तो बताओ। स्टेप्स भी बताता हूँ। सेम जिस तरह आप प्लेयर के पीछे भागते थे, पत्थर आते थे पेन साइड में, आप जब पेन के पीछे भागोगे तो प्लेयर साइड में पत्थर आएंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। सही है। Working on these four models helping you embrace the pain, setting your dopamine deficit level to a baseline level. Great. अगर आप बार बार रिलैप्स भी कर रहे हो ना ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस, आप मॉडल्स अपना भी रहे हो लेकिन फिर भी बार बार रिलैप्स कर रहे हो, यानी फिर भी आपका सर्कल टूट रहा है, ट्रिगर्स से नहीं बच पा रहे, तो आपको डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पास्ट वाले इंसान के साथ, आपको अपनी पास्ट के साथ कंपैरेटिबिलिटी करनी है कि यार आप पहले कहाँ थे और कहाँ पे पहुँच गए हो। पहले इम्पॉसिबल लगता था एडिक्शन क्विट करने का, आप ऑलमोस्ट 80% पे पहुँच गए हो। तो यहाँ पे आपने हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, इसमें बहुत सारी बेहतरी हो चुकी है ऑलरेडी, अगर आप अपनी लाइफ में झांके तो। हाँ, आप रिलैप्स कर रहे हो लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं अगर आप गौर से देखो तो। पेन गेट्स शॉर्टर एंड वीकर इन द स्टार्ट, आफ्टर रिस्पॉन्स प्लेयर गेट्स लॉन्गर एंड शॉर्टर। और ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, खैर इसको अवॉइड करें पहली लाइन को। प्लेयर एंड पेन बोथ कनेक्टेड टू ईच अदर, वी चेज वन द अदर फॉलोज। तो इस तरह अल्लाह ताला ने बताया ना कि विद हार्डशिप कम्स ईज, पहले पेन को अडॉप्ट करो फिर प्लेयर साथ आएगा। हमने उल्टा किया हुआ है। इन दिस वर्ल्डली लाइफ प्लेयर इज नॉट इन द प्लेयर बट इन द पेन, फॉर श्योर। जस्ट एज पेन इज द प्राइस पेड फॉर द प्लेयर, so too player our reward for pain. साइंस ऑफ हॉर्मीसिस। साइंस ऑफ हॉर्मीसिस ये होता है कि एक ऐसी स्टडी है जो ये देखती है कि अगर आपको जो फिजिकल पेन पहुंचता है उसके फ़वाइद क्या है। जैसे कोई रेडिएशन आपको लगती है आपके बॉडी के, तो फिर फ़ायदा क्या होता है उसका, आपके ब्रेन में बायोकेमिस्ट्री किस तरह चेंज होती है, एक्सट्रीम हॉट एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स किस तरह शेप करते हैं, फूड रिस्ट्रिक्शन यानी फास्ट जब आप करते हो तो उस तरह के क्या बेनिफिट्स हैं। हिरोशिमा नागासाकी में जब 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था, तो 2 लाख लोग तो इंस्टेंट मर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। लेकिन जो आसपास के जापानीज थे, यानी जिनके ऊपर लो रेडिएशंस आई, जो बच गए थे, उनको और बाकी पूरी दुनिया के लोगों को आपस में कंपेयर किया गया, एंड गेस व्हाट, जो रेडिएशंस के आसपास थे ना, न्यूक्लियर रेडिएशंस के थोड़ा सा, उन लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ा एज कम्पेयर टू द होल ऑफ द वर्ल्ड, और उन लोगों के अंदर जो कैंसर के सेल्स थे वो कम हुए, वो मरे। तो जो रेडिएशंस आती हैं, जो सूरज से आती हैं, और जो इस तरह की जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस है, एक्सट्रीम नहीं, मॉडरेट रेडिएशन, दे आर वेरी बेनिफिशियल टू आवर बायोकेमिस्ट्री। हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो ऑल टॉलरेट कर जाते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम जो इस तरह की और रेडिएशन आएगी तो हमने अपने आप को अडॉप्ट करना है। एंड जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं, कैंसरी सेल्स, वो इन रेडिएशन से उनकी किलिंग्स होती हैं। और भी जो वायरस फैलाने वाले सेल्स हैं उनकी वाया रेडिएशंस किलिंग्स होती हैं। तो ज़िंदगी का जो मकसद है पेन, उसके पीछे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ द साइंस ऑफ हॉर्मीसिस।
शदीद ठंड, शदीद हॉट, रेडिएशंस और फूड रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी किस्म का पेन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए, आपके दिमाग के लिए और आपकी फिजिकलिटी के लिए। बार बार बोलता हूँ ना कि पेन ट्रीट्स द पेन, पेन ट्रीट्स द पेन, इसका मतलब क्या है? एम्ब्रेस द पेन, एम्ब्रेस द पेन। वेल, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा उधर भी देख लूँ। कुछ ऐसा आने की वजह से आप उस गड्ढे में गिर जाते हैं कि इसको आप छोड़ चुके होते हैं, आप जो आपके लिए एडिक्शन है ही, जो आप औरों को करते देखते हैं, आपको अजीब सा अब लगता है, स्टिल यू जस्ट फॉल डाउन। फारूक भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपने सारे एडिक्ट्स की प्रॉब्लम ना मेरे साथ शेयर कर दी है, सारे एडिक्ट्स का कॉमन मसला मेरे साथ शेयर कर दिया। आप ये चाह रहे हैं कि यार हम इतना मेहनत करते हैं 30 से 40 दिन, और एक दो दो महीने तक हमने एडिक्शन क्विट की होती है ऑन अ सर्टन, वो क्या होता है, वो क्या घंटी बजती है कि हम बिना सोचे समझे दोबारा रिलैप्स करते हैं? मुझे जहाँ तक आपका क्वेश्चन समझ आया, अब यस करें तो फिर मैं इसका जवाब दूँ। यस। फारूक भाई, हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम हमारे बॉडी में डोपामिन रिलीज होता रहा है, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जिसका मकसद है राइट एंड रॉन्ग, जिसका मकसद है कि हमारी जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारना, ठीक है? एडिक्शन गलत है, एडिक्शन छोड़ना सही है। ये काम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमने जैम किया होता है नशे कर कर के, अडल्ट्री देख देख के, हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को जैम किया होता है। इसलिए ठीक उस एक मोमेंट में जब ट्रिगर आता है तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोच रहा होता है, उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम ही एग्जैक्ट उस टाइम फाइट करना होता है कि भाई उठो, फाइट करो, ट्रिगर आया हुआ है। लेकिन वो सो रहा होता है, तो ट्रिगर क्या करता है? ट्रिगर जीत जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हार जाता है। थोड़ा सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जागता है, हम एडिक्शन करके उसको फिर सुला देते हैं। तो इसलिए वो जो क्रोनोलॉजिकल सेल बाइंडिंग नहीं थी कि यार थोड़ा सा जरा गैप तो दो, थोड़ा सा जरा अपने दिमाग खोलो, एडिक्शन को थोड़ा डिले करो, ग्रेटिफिकेशन को डिले करो। जब ग्रेटिफिकेशन को थोड़ा डिले करोगे ना, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आहिस्ता 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 जागता रहेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पावर पकड़ता रहेगा। ये जो ओडेसियस था ना, जो गुजरा था उस आदि धड़ वाले औरतों के, वो इसीलिए गुजरा था कि उसके पास पावर है, उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जागे। एक दफ़ा गुजरा, दूसरी दफ़ा गुजरा, तीसरी दफ़ा गुजरा, अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पावर पकड़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब आपके पास वो ट्रिगर आएगा और आपको हैरत होगी कि इस दफ़ा आपके ट्रिगर से ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जीत गया, क्योंकि आप ही ने अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को पावर दी है। ऑनेस्टी के साथ एक दफ़ा ऑनेस्ट हुए हो, दूसरी दफ़ा ऑनेस्ट हुए हो, तीसरी दफ़ा ऑनेस्ट हुए हो, ग्रेटिफिकेशन को डिले किया है, पेन को एम्ब्रेस किया है, सातवीं आठवीं दफ़ा आपको तकलीफ झेलने की ज़रूरत नहीं है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके लिए यह काम करेगा। बस ये है कि एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा अपने आप को ज़रा मजबूती से रोको। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, हम कि एक एडिक्शन है, वो आपने लाइक 2-3 साल पहले छोड़ दी, आपके लिए वो मायने नहीं रखती। लेकिन आप जब सडनली उसमें गिरते हैं तो आपको लाइक ऐसा फील होता है कि वो बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, आम, कुरान में आता है ना, उनके वाक़े में जब लाइक जब उनको पेन होता है तो कुछ अल्फाज कहते हैं कि या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, कि काश मैं मर गई थी इससे पहले। तो ऐसी फीलिंग आती है कि ये डोपामिन, ये एडिक्शन की तरफ मैं दोबारा आया हूँ इतने अरसे बाद। तो जी करता है कि काश मैं मर गया होता इससे पहले। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार रिपेंट करने का कहते हैं, बार बार रिपेंट करो, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है। दूसरी बात है ना, कुछ एडिक्शंस बड़ी सवैर होती हैं, ड्रग और एडल्ट्री बहुत सवैर होती है, ये अपने असरात ना अच्छा, सॉरी, टाइम लेके छोड़ती हैं, तो इसलिए लंबा मैं एक अरसा। बात जी कहने जी, लगा था। जी जी। नहीं, वो मैंने कहा वो गलत ना वो चले जाए। मैंने वो वाकई से वो आयत का, वो यानी कि आयत का हिस्सा बताया। असल में पढ़ेंगे तो वाकया कुछ और है। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने कोई गुनाह नहीं किया था। दैट वाज समथिंग एल्स वाकया था वो, जिस मैंने वो आयत सुनाई है। ओके। हाँ, जी जी, जी जी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वो तो आ, हम मैं ना वो इंसानों के हिसाब से बात करता, हम लोग आयल लोगों की बात कर रहा था। लेकिन वही बात है ना, अल्लाह ताला हर हर इंसान के साथ ना एक सैटन, एक डेविल
रिलीज करते हैं। जब वो पैदा होता है ना, तो हर एक के साथ वो भी साथ पैदा होता है, डेविल, शैतान। काइंडली मेरी इसमें दुरुस्तगी कीजिएगा और मुझे ये कंफर्म करिएगा जो भी मैं बात करूँ। तो किसी सहाबा रजी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? वो कहते हैं हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। इसको हम दोबारा कंफर्म करेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी 60 साल की उम्र है तो 60 साल में कभी भी ट्रिगर आ सकता है आपको। तो ये नफ्स के साथ फाइट, ये शैतान के साथ फाइट, उसके लिए आपको अपने प्री के फ्रंटल। बाद जी जी जी। आप वो वाक़ये की बात कर रहे हैं कि मैंने ऑनेस्टली मैंने खुद रीड नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सुना है। और वो ये है कि आपके साथ भी एक शैतान है, तो रसूलुल्लाह कहते हैं हाँ, लेकिन मैंने उसे ना मुसलमान कर लिया है। तो वही अल्लामा इकबाल की बात आ जाती है कि इसे जो है ना शैतान को, लाइक इसे रसूलुल्लाह ने कहा कि मैंने उसे मुसलमान कर लिया। और वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उसे ना कुरान की शमशीर से, लाइक उसे शिकस्त दो, क्योंकि शैतान को उससे पहले वाले वो फारसी के शेर में कहते हैं कि इसे मात देना मुश्किल है, लेकिन कुरान की शमशीर से इसे मात दो। ये लाइक मैं समझता हूँ अल्लामा इकबाल ने वो इन हदीसों को जमा किया था, इन दो हदीसों को डॉक्टर असरार बताते हैं। जी 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 जी। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही जी थी? जी, आ रही। जी जी, आ रही है। मिस सायरा, मिस हाजरा और फारूक भाई, मैक्स 10 मिनट्स का है। और वो इन ट्रिगर्स के बारे में, ये जो फारूक भाई ने बात की ना कि एकदम से जो ट्रिगर जाता है, ये ट्रिगर से हम बार बार फाइट करते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ फाइट करते हैं, फिर भी ट्रिगर आ जाता है। ये इतना जड़ के अंदर गया हुआ ट्रिगर, इसको जड़ से उखाड़ने के लिए एक लास्ट मॉडल है जिसको रेडिकल ऑनेस्टी बोलते हैं। मैक्स 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि 10 मिनट्स में कवर कर लो, कंटिन्यू करो तो करो, वरना जैसे आप लोग का मेजोरिटी इज दी अथॉरिटी। सायरा को भी देख लें, बाकी आए मौके भी देख करते हैं। ओके ओके मिस। ओ, व्हाट इफ कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ मिस अभी, मिस आयरा। चलें, ओके ओके। फारूक भाई और मिस हाजरा, मैं बस आखिरी 10 मिनट्स रह गए हैं, बाद में फिर पता नहीं रिकॉर्डिंग का टाइम मिलेगा नहीं, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ आगे। फारूक भाई, आप सुन रहे हैं ना? शायद। शायद, ओके परफेक्ट। सुन रहा हूँ। ठीक है, शायद काफ़ी है। सो यस, पेन ट्रीट्स द पेन। एलेक्स हॉनल्ड, लाइक इसको जब टेस्ट किया गया कि ये बिना रस्सियों के ना ऊपर चढ़ जाता था पहाड़ों में, तो इसको ऐड कर दें, तो मुझे टैग करिएगा सेशन में। ओके ओके, इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये बिना रस्सियों के ऊपर चढ़ जाता था, तो इसका जब ब्रेन टेस्ट किया गया तो इसके जो फेयर वाला केमिकल था वो रिलीज़ ही नहीं होता था। तो इससे पूछा गया कि अच्छा, तो तुम इसलिए इतना रस्सियों बिना रस्सियों के चढ़ जाते हो, ये तो तुम्हारा जिगरा नहीं है, तो तुम्हारा ब्रेन ही ऐसा डेवलप हुआ। ये कहता है यार, मैंने इतनी दफ़ा डर को फेस किया है कि अब मुझे डर ही नहीं लगता, तो ये मेरा ही सारा मुझे ही सारा बेनिफिट जाता है, आप मेरे से मत खींचो ये। तो उसका फियर ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जब उसने अपनी ब्रेन की रिपोर्ट्स देखी, यार फेयर ही नहीं रिलीज़ हो रहा, तो वो उस रिपोर्ट से डर गया। इसका मतलब ये है कि फेयर रहता है, लेकिन फेयर से जब आप फाइट करते हो तो वो फेयर से आप ओवरकम कर लेते हो। पेन रीड्स द पेन। तो sharpest weapon against addiction, which is the radical honesty. Speak absolute truth. ये जो पिछले 3-4 मॉडल्स हैं, इनको साथ लेके चलना है, फिर भी एडिक्शन ओवरकम नहीं हो रही, तो दिस इज द लास्ट मॉडल जो नीचे से जड़ से उखाड़ेगा एडिक्शन को। दैट्स व्हाट द एनएलएमबी सेज। शार्पेस्ट वेपन अगेंस्ट एडिक्शन, विच इज द रेडिकल ऑनेस्टी। रेडिकल ऑनेस्टी ये मॉडल है, ठीक है। इसका मतलब है स्पीक एब्सोल्यूट ट्रुथ। व्हाट डज इट मीन्स? रेडिकल ऑनेस्टी का मतलब ये है
टेलिंग द ट्रूथ अबाउट थिंग्स लार्ज एंड स्मॉल, सच बोलो, हर हाल में सच बोलो, चाहे वो छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, चाहे इतनी छोटी चीज़ है कि प्रिटेंडिंग टू बी फाइन बट यू आर नॉट फाइन, ये भी बताओ, सच बताओ। और सच बताने में अगर कोई बैड हैबिट्स रिलीज हो रही हैं, कोई फ्लॉ सामने आ रहे हैं, कोई वीकनेसेस सामने आ रही है, कोई इम्परफेक्शन सामने आ रही है, फिर भी सच बोलो, ठीक है। और सच बोलने की वजह से एम्बैरेसमेंट हो रही है, लॉस ऑफ कंफर्ट हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, फिर भी सच बोलो। एब्सोल्यूट ट्रुथ, दिस इज द रेडिकल ऑनेस्टी। अपने साथ और एक और बंदे के साथ, दो लोगों के साथ एब्सोल्यूट ट्रुथ, हमेशा रेडिकल ऑनेस्टी करो। रेडिकल ऑनेस्टी किस तरह एडिक्शन को उखाड़ती है, यानी सच बोलना और एडिक्शन को क्विट करना, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये देखते हैं। ऑनेस्टी, याद है वो अभी जो आपने बात की ओडेसियस, वो गुजरा सारा उस आधी धड़धड़ी औरतों से, तो इस ओडेसियस को कोई शौक नहीं था पेन एम्ब्रेस करने का, वो जो उसने हाथ बांधे हुए थे उसको, ही वॉज जस्ट नॉर्मल गाय, हमारी तरह था, उसको कोई तकलीफ झेलने का इतना शौक नहीं था, और नियर डेथ के वो करीब पहुंच गया था, तो उसे क्या जरूरत है अपने हाथ बांधने के, बाकियों की तरफ जेल लगा लेता ना, जिस तरह बाकियों ने कान में जेल लगाया हुआ था, तो इसने अपने हाथ क्यों बांधे, बिकॉज वो कहता है कि जो मैंने आफ्टरवर्ड स्टोरी टेलिंग की ना, जो मैंने आफ्टरवर्ड्स जाकर घर जाके लोगों को कहानी सुनाई, उसमें ही मेरी कामयाबी थी। बिकॉज ही न्यू कि एक दफ़ा मैं इनको गौर से ऑब्जर्व करूंगा ना, इन आदि धड़ल्ले औरतों को, ये गाना किस तरह गाती हैं, ये किस तरह इकट्ठी होती हैं, किस तरह हम लोग अपने गले काटते हैं, नेक्स्ट टाइम मेरे लिए आसान हो जाएगा इनको यहाँ से भगाना, ठीक है। टू किल देम वी नीड टू डिस्कस हाउ देम बिहेव, सही है। तो अवेयरनेस इज अवर ऑनेस्ट डिस्क्लोजर ऑफ अवर बिहेवियर टू ऑनेस्ट पीपल विल ब्रिंग एडिक्शन बैक। सो ऑनेस्टी क्या करती है, ऑनेस्टी कहती है कि अपने आप के बारे में अवेयर हो जाओ, अपने आप के बारे में सच बोलो। जब फर्स्ट टाइम आपका ऑनेस्ट डिस्क्लोजर होगा, तो ऑनेस्ट डिस्क्लोजर की वजह से आप रिलीफ में आओगे, फॉर द फर्स्ट टाइम आपका इनविजिबल विजिबल आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुंह से बोलना है। जैसे फारूक भाई है, मैं फारूक भाई से फॉर द फर्स्ट टाइम मुंह से बोलता हूँ कि फारूक भाई यार मैं इस एडिक्शन का शिकार हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसने मेरी ये तबाह चीज़ें कर दी हैं, मेरा फ्यूचर, मेरा माजी सब तबाह हो गया। कि जब आप मुंह से बोलोगे ना, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ छुपी होगी ना, वो एग्जैक्ट आपके सामने कॉन्शियस माइंड में बिल्कुल एक बॉडी की तरह आ जाएगी। आप अपने साथ अवेयर हो जाओगे, फॉर द फर्स्ट टाइम आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, अच्छा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी आपकी प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं रेडिकल के ऑनेस्ट डिस्क्लोजर अबाउट योर सेल्फ, जिसकी वजह से आप रिलीफ में आ जाओगे और पहली दफ़ा आप देख पाओगे अपनी एग्जैक्ट बिहेवियर को, वो वाला बिहेवियर, वो वाली एडिक्शन जो ऑटोमेटिक चलती रहती थी, जो कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर थी, जो इमोशनली ड्रिवन थी, फॉर द फर्स्ट टाइम आप उसे देख पाओगे। जब आप स्टॉर्म के अंदर होते हो ना, तो आप स्टॉर्म को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, स्टॉर्म को रोक नहीं पाते, लेकिन जब आप तूफान या स्टॉर्म के बाहर होते हो ना, जब उसको बाहर से देख रहे होते हो ना, तो आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। You don't fully defeat harmful behaviors until you can clearly describe it. और ऑनेस्टी ये है कि डिस्क्राइब योर सेल्फ वेरी क्लियरली टूवर्ड्स योर फ्रेंड, कि यार मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये गलाजत है। व्हेन पुट एक्सपीरियंस इनटू वर्ड्स यू कैन गेन कंट्रोल ओवर इट। तो ये मेथडोलॉजी है इसके पीछे, ये साइकी है इसके पीछे। वाई शुड यू योर सेल्फ बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, और मुंह से बोलो उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, और अपने दोस्त के साथ बोलो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सही है। तो फारूक भाई, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछें तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैंने ये रिपीट करना है? आप ये वाला क्वेश्चन पूछें पहला, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं पहली दफ़ा बोलूंगा नहीं यार कोई मसला नहीं है, सब चिल है। अब आप इंटीमेसी के साथ मुझसे पूछें व्हाट इज द प्रॉब्लम, इमाद इमाद बोलें और सारी चीज़ें मेरे साथ ऐड करें, इंटीमेसी क्रिएट करें। इमाद, मसला क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, इंटीमेसी क्रिएट नहीं हुई, बट सी मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि यार जब कोई खुलूस दिल से आपसे पूछता है ना व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो मैं उससे बोलूंगा यार प्रॉब्लम इज आई हैव बीन स्मोकिंग फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, जब मैं दोबारा भी स्मोकिंग करता था तो मेरे सामने लिटरली मेरे पेरेंट्स आते थे, और मैं एक चारपाई पे सो रहा होता था और मुझे कैंसर हो रहा होता था, और मेरे पेरेंट्स आते थे क्यों कर रहे हो यार अपने साथ यार, मुझे ऐसा लगता था मैं कैंसर इंजेक्ट कर रहा था अपनी बॉडी में।
इस तरह की मुझे फीलिंग आती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि माय फ्यूचर वाइफ इज़ स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ खड़े हैं और मैं स्मोकिंग करके लेटा हूँ और मुझे कैंसर हुआ हुआ है, इट इज़ माय लास्ट टाइम ऑलमोस्ट, और मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं और मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुमने क्या किया अपने साथ। लिटरली ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे थॉट्स आते थे जब मैं सिगरेट कंज्यूम करता था, लेकिन मैं फिर भी नहीं क्विट कर पाता था। मैंने सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आप मेरे साथ ऑनेस्ट हुए हैं, यू आस्क्ड वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप मुझसे पूछोगे व्हाई डू यू वांट टू मेक अ चेंज, अब देखो मैं ऑनेस्ट हुआ हूँ ना, मैं अगली बात भी ऑनेस्ट करूंगा। यार मैं चेंज इसलिए करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दिया है यार, मैं और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता यार, मैं अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकता, मैं हेल्थी फ्यूचर मैं इन सब चीज़ों से निकलना चाहता हूँ। फिर आप पूछोगे व्हाट वुड यू बी गिविंग अप इफ़ यू स्टॉप दैट बिहेवियर, तो यार जो सबसे ज़्यादा मुझे नुकसान होगा ना, वो जो क्रेजी फीलिंग मुझे आती थी ना, वो जो escape फ्रॉम रियलिटी आता था ना, वो मैं मिस करूंगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स के आगे कुछ नहीं है, मेरी फ्यूचर वाइफ से आगे कुछ नहीं है। तो फारूक भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ये हरकत कभी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कभी स्मोकिंग नहीं करूंगा। और जो पहला स्टेप मैं लेने वाला हूँ, मैं सिगरेट को उठा के बाहर फेंकने वाला हूँ, मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन फारूक भाई इतनी इंटीमेसी के बावजूद भी मैं दोबारा स्मोकिंग करूंगा, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस दफा जब आप स्मोकिंग करेंगे ना, तो चोर आपके सबकॉन्शियस माइंड के से निकल के बाहर आ जाएगा और ऐसा लगेगा आप चोर आपके सामने चोरी कर रहा है 1080p विजन में। ठीक है, आप कॉन्शियसली अवेयर हो जाओगे। जब आप अब एडिक्शन कर रहे होंगे ना, तो इट वुड बी वेरी क्लियर, अच्छा तो मैं ये एडिक्शन करता था, मैं इस तरह एडिक्शन करता था। अब आप यू कैन इजीली कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि अब चोर पकड़ा गया। अब जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेसी होती थी एडिक्शन की, वो ऑटोमेसी खत्म हो गई और एडिक्शन एकदम से आपके सामने आ गया। अब आप उसका गिरबान पकड़ोगे एंड यू विल पंच इट अगेन एंड ओवर अगेन। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि मैं अपने मुंह से बोला, सबकॉन्शियस को कॉन्शियस बना दिया, मैंने जर्नल के ऊपर लिखा, मैंने फारूक भाई के साथ इंटीमेसी करके मैंने अपने मुंह से निकाला, सबकॉन्शियस को कॉन्शियस में ले आया, अपने आप से अवेयर हो गया, इनविजिबल को विजिबल कर दिया। ये सब चीज़ें रेडिकल ऑनेस्टी के साथ आई, एक्सट्रीम सच बोलने से ही। मैंने फारूक भाई को वो अपने सीक्रेट्स बताया मैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब आई विल फॉर श्योर कंट्रोल माई एडिक्शन। अब मैंने अपनी एडिक्शन को पकड़ लिया, उसका गिरेबान पकड़ लिया। ऑनेस्टी प्रमोट्स इंटीमेट ह्यूमन कनेक्शंस, इंटीमेसी इट्स ओन सोर्स ऑफ डोपामीन। जो फारूक भाई ने मेरे से प्यार से बात की, खैर की तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई है। फारूक भाई ने मुझे गला लगाया, मुझे एम्पैथी दी है, मुझे तो हौसला दिया है कि बाकियों के साथ भी हो रहा है। मेरी आइसोलेशन, मेरी शर्मिंदगी, मेरा स्ट्रेस कम किया है फारूक भाई ने। और मैंने फारूक भाई के साथ वादा कर लिया है कि मैं आपके लिए और अपने आप के लिए दोबारा ये कभी स्टार्ट नहीं करूँगा एडिक्शन। ट्रूथफुल ऑटोबायोग्राफीज क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। यस, बहुत सारे लोग ना विक्टिम कार्ड खेलते हैं। भाई मैंने सिगरेट इसलिए उठाया था बचपन में, मेरे साथ यह जाती हुई, मैंने सिगरेट इसलिए उठाया तो मैंने शुगर इसलिए कंटेन करता हूँ कि मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है यार, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। स्टॉप बीइंग विक्टिम, यू आर द कल्प्रिट। एक्सेप्ट करो कि ये तुम्हारी अपनी गलती है। रिवॉर्ड के पीछे भागते भागते तुम इतने अंधे हो गए, अपने आप को विक्टिम बना लिया। रिवॉर्ड ये गलत था जो तुमने किया था। जो फर्स्ट टाइम तुमने सिगरेट उठाई थी तुम बर्दाश्त भी कर सकते थे, बट यू डिडंट। स्टॉप बीइंग विक्टिम, बी द कल्प्रिट ऑफ योर ओन लॉस, डोंट जस्टिफाई रिवॉर्ड्स। ठीक है, स्टॉप लुकिंग लाइक हेल्पलेस विक्टिम, बी द कल्प्रिट। साइकाइटिस्ट भी बहुत गलती करते हैं, वो भी यही कहते हैं हाँ यार वाकई आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ी ज्यादती है। तो वो देखो वो और विक्टिम कार्ड खेल रहा है, वो और विक्टिम बना रहा है उस शख्स को। वो कभी भी क्योर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा विक्टिम मोड में ही रहेगा, वो आपको विक्टिम ही समझता रहेगा 60 साल तक। अपने आप को कल्प्रिट बनाओ, ये देखो कि तुम्हारी अपनी जो करेक्टर डिफेक्ट्स हैं उन्होंने प्रॉब्लम को किस तरह कंट्रीब्यूट किया है, और फिर एडमिट करो और कन्फेस करो अल्लाह ताला के सामने कि ये तुम्हारी अपनी गलती है। जब आप डेली डेली कन्फेस करोगे ना कि ये मैंने आज यहाँ गलती की है, मैंने यहाँ पे सिगरेट पिया नहीं पीना चाहिए था, तो आपका जो पास्ट और प्रेजेंट आपका जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है ना, वो फ्यूचर में हेल्प करेगा आपको। पास्ट और प्रेजेंट में आपने अपना नैरेटिव बिल्ड किया कि यार ये भी मेरी गलती है, ये भी मेरी गलती है, इस टाइम मैंने ये गलत काम किया, इस टाइम में। फ्यूचर में यही नैरेटिव आपको एडिक्शन क्विट करने में गलत हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं कि ऑटोबायोग्राफीज क्रिएट अकाउंटेबिलिटीज, कि आप अपने अपने आप से रोशनास होते हो कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा जाता है। बहुत सारे लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जिसको वो विक्टिम हुड बना लेते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। सो वी मस्ट सफर एंड सफर एंड सफर एंड सफर इनटू द ट्रुथ। और अपना फॉल्स सेल्फ ये जो बनाया हुआ है ना, उसको हटा दो। फॉल्स सेल्फ यही होता है जो हम सोशल मीडिया से लेके आते हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं, ये एक वो क्रिएट हो रहा है, एक पर्सनैलिटी क्रिएट हो रही है, तो इसको छोड़ दो।
इट विल डिस्ट्रॉय यू। अकाउंटेबिलिटी करो अपनी। आ, मैं क्या करता था कि मेरे लिए जो है ऑनेस्टी इज़ अ डेली स्ट्रगल। मैं हमेशा अपनी स्टोरी को ना चेरिश बनाना चाहता था ताकि मैं और लुक बेटर हूँ, मैं और अच्छा दिखूँ, और जो बैड बिहेवियर था उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ ढूँढूँ ताकि मैं अच्छा दिखूँ। तो ऐसी अर्ज को फाइट करना और अकाउंटेबिलिटी करना, जहाँ गलत हो उसको गलत समझना, जहाँ ठीक हो उसको ठीक समझना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको फाइट करने में मदद मिले। सो दिस इज़ लास्ट 1 मिनट। सी, आप एडिक्शन स्टार्ट करते थे प्लेयर के लिए, बट वो कन्वर्ट हो गया पेन में। पेन से आपको शेम आई, ठीक है, और शेम से आप आइसोलेशन में चले गए, और आइसोलेशन से आपने दोबारा एडिक्शन स्टार्ट कर दी, क्योंकि आइसोलेशन भी एक पेन है। अब ये जो शेम है ये होती है डिस्ट्रक्टिव शेम, शर्मिंदगी। और तुम सिगरेट पीते हो, तुम अकेले ये काम करते हो, तन्हाई में ये करते हो, इतना शुगर खा खा के इतना मोटे हो गए हो, दिस इज डिस्ट्रक्टिव शेम। ये कभी भी इंसान को शेयर नहीं करने देती अपने प्रॉब्लम्स फारूक भाई के साथ। मुझे फारूक भाई ने प्रोसोशल शेम दी। प्रोसोशल शेम ये होता है, मुझे फारूक भाई ने एम्पैथी और एक्सेप्टेंस दी। इमाद, इट्स ओके यार, आजकल की लाइफ ऑलरेडी ऐसी है कि इंसान पढ़ जाता है, बट यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। फारूक भाई ने इंटीमेसी क्रिएट की, जिससे डोपामिन रिलीज हुआ, जिससे मैंने अहद किया कि मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा ये वाली एडिक्शन। शेम को फारूक भाई ने प्रोसेशल शेम में कन्वर्ट किया, जिससे मेरा पेन कम हुआ, जिससे मेरी आइसोलेशन कम हुई। अब मैं फारूक भाई के साथ बातें करता हूँ, जब भी मैं तन्हाई में मुझे दोबारा ट्रिगर हो तो मैं फारूक भाई को कॉल करता हूँ, आई एम हैविंग अ ट्रिगर अगेन, आई एम गोना डू इट, आई एम गोना डू इट। फारूक भाई मुझे दिलासा देते हैं, फारूक भाई मुझे कहते हैं, माद, रिमेंबर, तुम कहाँ से निकल के कहाँ तक आ चुके हो। तो जो एक इंटीमेसी आती है, उस इंटीमेसी की वजह से मेरे अंदर सकत पैदा होती है कि मैं वो दोबारा वो हरकत ना करूं। और फारूक भाई मेरी आइसोलेशन ब्रेक करते हैं। फारूक भाई मुझे एम्पैथी और मुझे एक्सेप्टेंस देते हैं, जिससे मेरी बिलोंगिंग बढ़ती है, जो आइसोलेशन में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं अकेला फाइट कर रहा था, कभी डोपामीन फास्टिंग करके, कभी ये करके। अब मैंने फारूक भाई को ऐड कर लिया है। अब फारूक भाई ने मुझे बिलोंगिंग दी, जिस वजह से मेरी जो कंजम्पशन है वो फारूक भाई की वजह से कम हुई। मेरी आइसोलेशन कम हुई, मेरी शेम कम हुई, मेरे राब्ते बहाल हुए, जिस वजह से मेरी कंजम्पशन कम हो गई, कंजम्पशन ख़त्म नहीं हुई। जैसे जैसे कंजम्पशन कम होती है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा जागता है। जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोबारा जागता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब अल्लाह ताला आपकी हेल्प करते हैं और आपकी एडिक्शन कम होती है। सो दिस इज़ इट जी। थैंक यू। वो असल में आप मुझे रगड़ा दे रहे थे ना, वो उन पे उस पे मेरे ख्याल से आंसर है। यस, द इंटीमेसी, राइट। फारूक भाई, ये वो वाली इंटीमेसी है कि मेल टू मेल वाली इंटीमेसी, जिसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आई एम नो किडिंग फारूक भाई। आपकी जगह एक दोस्त था मेरा, आमिश, उसने मुझे बहुत हेल्प की। नहीं नहीं। जब मैं उसे एक सेकंड, जब मैं उससे बात कर रहा था ना कि स्मोकिंग क्यों कर, जी। वो मुझे कह रहा था स्मोकिंग क्यों करते हो। तो करते करते हम लोग लिटरली चाइल्डहुड ट्रॉमा पे चले गए यार। तो फॉर द फर्स्ट टाइम रेडिकल ऑनेस्टी की वजह से मेरा सब कॉन्शियस माइंड मेरे कॉन्शियस माइंड के सामने आया। तो मुझे समझ आई कि अच्छा, मैं स्मोकिंग इस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से करता था। और फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा था, आधा आधा आई एम विक्टिम और आधा आई वाज द कल्प्रिट। तो उस वजह से फिर मेरी इज्जत बहाल हुई, मेरी आइसोलेशन कम हुई, मैं उसके साथ बातें करने लग पड़ा। मुझे शौक होता था कि मैं उसे बताऊं कि यार आज 10 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए, आज 30 दिन हो गए। तो मुझे उससे अप्रिसिएशन लेनी थी, क्योंकि उसने मुझे प्रोसोशल शेम दी थी, डिस्ट्रक्टिव शेम नहीं दी थी। तो मेरी उसकी वजह से क्विट हुई है, जो मैंने अभी तक उसको बताया नहीं है। बस उससे मेरे दिल से कनेक्शन बिल्ड किया है, जिससे डोपामिन रिलीज हुआ है। मैंने ज़िंदगी का मकसद ही ये बना लिया कि मैं आमिश के लिए क्विट क्विट करूंगा, कि इसने मुझे रिस्पेक्ट दी है। और वो इस चक्कर में एडिक्शन भी क्विट होगी, क्योंकि 40 से 50 दिन का रिलैप्स आ गया, डोपामीन कम हो गया, डोपामीन की सकत कम हो गई, मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आ गया, एवरीथिंग इज लिंक्ड। ये मेल टू फीमेल जो होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो बड़ा अच्छा होता है। जब औरत अपने मर्द से कोई चीज़ नहीं छुपाती, सब बता देती है, कोई गलत चीज़ की हो वो भी बता देती है, सेम मर्द के लिए भी ऐसा है। तो उन दोनों के दरमियान और मोहब्बत पैदा होती है। तो ये बिल्कुल सच है कि इंटीमेसी से डोपामीन रिलीज होता है, जिससे ताल्लुकात बेहतर होते हैं। यस, फारूक भाई वो इंटीमेसी नहीं क्रिएट कर पाए, आई डोंट नो, शायद मॉर्निंग टाइम था इसलिए इंटीमेसी नहीं क्रिएट कर पाए। अभी कुछ देर पहले उठा हूँ, मोहतरम माजरत। जी जी, इतनी जल्दी तो आप नहीं ना इंटीमेसी क्रिएट होती। Yes. तो बस ये था सारा। अगर किसी का
कोई क्वेश्चन है तो, और सारी बात ट्रिगर की है भाई, जितना मर्जी मेहनत कर लो फारूक भाई वाली बात है, 2 साल बाद ट्रिगर आ गया तो फिर क्या करोगे? 2 साल बाद वाला ट्रिगर जो होता है ना, उसकी सकत कम होती है, वो कम हो सकता है। ड्यूरिंग द एडिक्शन जो ट्रिगर आता है ना, वो बड़ा डेंजरस होता है, उसको आपने पेन के साथ ही फाइट करना है। एम्ब्रेस द पेन। एम्ब्रेस द पेन का क्या मतलब है कि पेन कट्स द पेन,